ट्रॉमा दे दे, बेरो ट्रॉमा दे दे, टाइम तेरे को इतना काम करना है जिससे तेरे को पेशेंट को रिलीफ मिले, डैमेज नहीं हो। ठीक है, तो ये नॉन प्रोडक्टिव वेंटिलेशन के कुछ वो हैं, तो मैं आपको एक बेसिकली बता देता हूँ कि क्या करना है वहाँ के ऊपर, थ्योरी में मत चला था। नॉन प्रोडक्टिव वेंटिलेशन में इतना ध्यान रखना है आपको कि जो आपका टाइडल वॉल्यूम है और पीप है उसका एडजस्टमेंट मिनिमम हो और मैक्सिमम अपना PO2 है। ठीक है, आपने यदि कोई सी मोड पे डाला पेशेंट को तो उसका टाइडल वॉल्यूम है, प्रेशर है या आपका पीप है, तो उसको मिनिमम रख के अपना टारगेट है मैक्सिमम है। प्रेशर और ये सब इतना नहीं बढ़ाना है, ग्रेजुअल इंक्रीज करना है डिस्पाइट कि 100% एफर्ट देके डाउन करना शुरू कर। क्या मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज करते जाना है एबीजी के हाँ। सैचुरेशन पे, ना कि 100% देके डाउन करते जाना। एबीजी जैसे आपने करा, मैंने बोला ना आपको, जब प्रेशर मिनिमम से मैक्सिमम पे जाना है आपको, है ना। और FiO2 का भी ये रूल, ऐसा नहीं लोगों ने FiO2 100 कर दिया, आप पहले उसको मिनिमम से मैक्सिमम ला, है ना। गोल्डन रूल ये, पर अपने प्रैक्टिस क्या होती है 100% FiO2 कर दिया, वो प्रेशर मैक्सिमम करती है, फिर उसका एबीजी कराया बैठे, ऐसा नहीं करना आपको। अब यही आपका इंटेंसिव हैज टू बी अप टू द मार्क, उसका नॉलेज अप टू द मार्क होना चाहिए, स्टाफ हैज टू बी अप टू द मार्क। यदि ये सब चीजें मान लो यदि हम लोग क्यों कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ना तो स्टाफ ट्रेंड है हमारा, ना हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड इंटेंसिविस्ट है। ठीक है, इसका मैक्सिमम सेटिंग पे मैक्सिमम एफर्ट हो ताकि पेशेंट को नेग्लिजिबल के कारण पेशेंट की डेथ ना हो, इसलिए हम मैक्सिमम सेटिंग पे डाल देते हैं। पर आइडियली आपको मिनिमम प्रेशर पे मैक्सिमम PO2 लाना है। और आपको इसलिए बोलते हैं इंटेंसिविस्ट है, अलग ही होता है जो बार बार हर आधे घंटे में पेशेंट की मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, कुछ नहीं, मैकेनिकल वेंटिलेशन में तीन एक वॉल्यूम ट्रॉमा है, बायो ट्रॉमा है और आपका एडिलेक्ट्रो ट्रॉमा है। वॉल्यूम ट्रॉमा जो मैंने बता दिया आपको, ज्यादा आपने वॉल्यूम और वो दिया प्रेशर के रीजन से वो वॉल्यूम ट्रॉमा। बायो ट्रॉमा कुछ नहीं है, आपका वेंटिलेटर इंड्यूस जो आपकी बैक्टीरिया और जो है सुपर हेटेड इन्फेक्शन, वो तुम्हारा बायो ट्रॉमा है। और आपका एडिलेक्ट्रो ट्रॉमा क्या है, आपने यदि ज्यादा पीप दे दिया यहाँ पे, ज्यादा कम, तो ये तुम्हारा कोलैप्स और एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एडिलेक्ट्रो ट्रॉमा। चलो नेक्स्ट, ये वही पिक्चर है, नॉर्मल लगी RDS वाली पिक्चर है, ये ट्रॉमा है, इतना डिटेल में भी नहीं जाता। चलो आगे बढ़ो, सारे मोड्स हैं आगे और आगे। ठीक है, कन्वेंशनल लंग वेंटिलेशन जो लास्ट टाइडल वॉल्यूम में अपन जो करते हैं, क्यों हो रहा है, एक्सेसिव आपने प्रेशर दे दिया, ओवर इम्प्रेशन हो गया। ठीक है, लीडिंग टू लो पीप शियर, स्ट्रेस फ्रॉम द रिक्रूटमेंट डी रिक्रूटमेंट। ठीक है, बार बार आपने पीप कम ज़्यादा एडिलेक्ट्रो ट्रॉमा, मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन लंग टिश्यू प्रोड्यूस बाय वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन प्रोड्यूस के बाद उसके कारण जो हो रहा है वो आपका बायो ट्रॉमा हो गया। ऑल कंट्रीब्यूट टू वेंटिलेटर, असर विली बोलते हैं इसको, है ना, वेंटिलेटर एसोसिएटेड लंग इंजरी। आगे ठीक है, अब ये काफ़ी डिटेल है भाई, आप इसमें आप इतना ध्यान रखो कि आपको मेन ये रखना है कि आपका प्रेडिक्टिव बॉडी वेट रखना है, लो टाइडल वॉल्यूम, लो पीप आपको मेंटेन रखना है, ऑप्टिमम पीप का यूज करना है और वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम इतना लो रखना है कि ताकि PO2 आपका 55 का खड़ा आगे आगे लो टाइडल वॉल्यूम। अगेन एडिक्वेट और ऑप्टिमम पीप। ठीक है, एल्वियोलर रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, आगे ठीक है, ये तुम्हारा एल्वियोलर कोलैप्स पड़ा है, ये ओवर डिस्टेंशन हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्टिव वेंटिलेशन में क्या है, ना तो आपका एटिलेक्ट्रो ट्रॉमा होगा ना बेरो ट्रॉमा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एटिलेक्ट्रो ट्रॉमा हो गया, एटिलेक्टेसिस हो गया, और यहाँ पे क्या है बेरो ट्रॉमा हो गया। तो आपको ऑप्टिमम पीप और ऑप्टिमम प्रेशर से पेशेंट को यहाँ तक भी नहीं ले जाना, मतलब ये बेरो ट्रॉमा भी नहीं हो, कोलैप्स भी नहीं हो। ठीक है, एक मीडियम रेंज में रखना। ठीक है, ये बोलते हैं ARDS नेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, लो टाइडल वॉल्यूम और लो पीप, मतलब मिनिमम पीप, और उसका एक स्केल बना उसके अकॉर्डिंग एक IBG की ग्रेडिंग है कि इतना प्रेशर चाहिए हमको। चलो ठीक है, NEGM की एक स्टडी है, इसके बेस पे उन्होंने बताया कि हाँ आपका लो टाइडल वॉल्यूम है ये। ठीक है, ये टाइट्रेशन जो मैं बोल रहा था, FiO2 और पीप का एडजस्टमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑप्टिमल पीप मैंने आपको बता दिया, आपको खुद अपने वेंटिलेटर का अपने IQ से आपको असेस करना पड़ेगा। आगे ये ग्राफ है, इसमें आपका क्या है, एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि आपका इतना जो है तो आपका पीक है, और आपने इसके बाद यदि प्रेशर बढ़ाना चालू करा तो आप क्या करोगे, ये ओवर डिस्टेंशन पे जाओगे यहाँ पे। ठीक है, ओवर डिस्टेंशन पे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, यहाँ के बाद तुम्हारा बेरो ट्रॉमा होने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका एल्वियोलर रिक्रूटमेंट चालू हुआ, ये पीप हो गया तुम्हारा, पीप पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, पर आपके जो एल्वियोलाई कोलैप्स पड़े हैं वो इतने प्रेशर पे पूरे एल्वियोलाई रिक्रूट हो जाएंगे, रिक्रूट मतलब खुल जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा है ऑप्टिमम पीप। ठीक है, तुमने यहाँ तक तो एल्वियोलाई को खोल दिया, और ये जो पीप है तुम्हारा ऑप्टिमम, ताकि रिक्रूटमेंट भी हो जाए, तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी हो जाए।
ये रहा आपका ऑप्टिमल पीप, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट, ठीक है। वेबिनार कंसेप्ट, वेबिनार कंसेप्ट में क्या है, आप देखो ये तीन ए बी सी और तीन जोन है, ठीक है। HRCT ऑब्जेक्शन मेजरमेंट आइडिया सो द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओपेसिफिकेशन। अब बताओ तुमको इसके पहले क्वेश्चन कर रहा हूं, मान लो एक ओबीस पेशेंट है, एक नॉर्मल पेशेंट है, अपने आप पेशेंट को रखा है, पेशेंट कौन सी पोजीशन पे, सुपाइन पोजीशन है, वो अभी आगे बताता हूं। सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट ऑलरेडी है ना, आपका वेंटिलेटर पे, इस पे सुपाइन में क्या होता है, आपका जो डायफ्राम है, आपका जो एब्डोमेन है और आपका ग्रेविटी से जो लोअर पार्ट है, लंग ये सब फ्री है, ऐसा यहाँ पे ऐसा लंग अपने को दिखता है, ऐसा कट सेक्शन में फ्री है पूरा। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डायफ्राग्मेटिक प्रेशर और ग्रेविटी के प्रेशर से जो निचले वाले पार्ट है वो क्या है आपके एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन अवेक फ्लोनिंग करवाते हैं। अवेक फ्लोनिंग का कंसेप्ट ये है, अवेक क्यों कराते हैं फ्लोनिंग, व्हाट इज अवेक फ्लोनिंग, अवेक क्यों शब्द जुड़ा है उसमें, अवेक इसलिए कराते हैं कि आपने उसको सोते हो, उसको बोल देंगे आप ऐसा सो जाओ तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्लोनिंग हमेशा अवेक में होती है। फ्लोनिंग का ट्रायल लेते हैं तो ये जो लंग्स कोलैप्स पड़े नीचे वाले है ना, ऊपर तो नॉर्मल है, बीच में तुम्हारा एडिमेटस है जो पिच इन्फिल्ट्रेशन है, ये जो नीचे वाले लंग्स है ये तुम्हारे कोलैप्स पड़े ड्यू टू पोजीशन, जिसको प्रिवेंट करने के लिए वो फ्लोनिंग देते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है। मैनेजमेंट मैकेनिज्म मैनेजमेंट इससे ही बताया कि वॉल्यूम ड्रामा को करना है तो क्या करना है, टाइडल वॉल्यूम को लो कर दो, बायो ड्रामा को दूर करना है तो लो टाइडल वॉल्यूम को ऑप्टिमाइज कर दो, एडवर्स हार्ट लंग फंक्शन को करना है तो टाइडल वॉल्यूम में रखो, कम रखो और ऑप्टिमाइज पीप रखो, लंग डिफ्लेशन इंजरी करना है तो पीप को कम रखो। कुल मिला के समरी ये है कि आपको जो प्रेशर है वो भी कम रखना है, आपको टाइडल वॉल्यूम वो भी कम रखना है, पीप भी कम रखना है टू अचीव मैक्सिमम PO2 मोर देन 55, बस आपकी सारी इंजरी कम हो जाएगी। और फ्लोनिंग करना साथ में कोविड वाले पेशेंट। नेक्स्ट, ये वही सारी चीजें। नेक्स्ट, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव हाइपोक्सीमिया, ठीक है, ये आ गया पूरा, ठीक। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट मैंने आपको बता दिया आगे, ये फ्लोनिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पे वो नीचे सपोर्ट आप सबको मालूम है। और अवेक फ्लोनिंग करना, प्लीज डोंट डू दिस इन नाइट में, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे ये उसका ये बताया उससे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे, थैंक यू। Parameter commonly used to assess patient readiness to be from the mechanical ventilator support include the following: respiratory rate 25, 30 का बोलो या 25 का होगा, टाइडल वॉल्यूम 5 से ml पर kg का ज़्यादा, वाइटल कैपेसिटी मोर देन 10 ml पर kg, मिनट वेंटिलेशन 10 लीटर पर मिनट, एफआर पीएफ रेशियो अगेन 200 से ज़्यादा, मतलब पेशेंट कहाँ पे आ गया, मॉडरेट एआरडीएस में। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंस्पिरेटरी फोर्सेस लेस देन 25 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। Spontaneous breathing tidal volume less than 105. Additionally, it has been reported that intercostal interaction after reading their distance may help in the detection of susceptible to extubation failure, ठीक है। मतलब पेशेंट यदि फिर भी आपका टीपी स्टाइल पे भी आपका डिस्टेंस में आपको 40 से ज़्यादा, तुरंत आप वेंटिलेटर भाई को वापस काम करना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू withdraw mechanical ventilation, the preferred method of breathing is the spontaneous breathing trial. This method is also referred to as sink or spin trial. The simplest form of SPT is the TP trial, already discussed. Require extra work and patient monitoring by the respiratory therapist. The same assessment can be made by using the CPAP mode while the patient is still connected to the ventilator, ठीक है। CPAP पे भी कर सकते हैं, है ना, वेंटिलेटर भाई को CPAP पे डाल दिया, वही PSP जो प्रेशर दोनों के IPA पर दिक्कत बराबर कर दो तो CPAP बन जाएगा। SBT should last 30 to 90 मिनट, ज़्यादा भी नहीं देना है। मान लो TP पे रखा, आपने पेशेंट को बोला तू तो कर, मतलब बड़ा पेशेंट वही 40-50 से पहुंच गया, दिन भर करता तो पेशेंट ऐसे ही थक गया। तो इससे 30 to 90 मिनट का ज़्यादा तो ट्रायल नहीं होना चाहिए। 2-3 ट्रायल देते हैं, यदि सक्सेस हुआ तो फिर अपन टीपीस भी हटा देते हैं और एक्सट्यूबेट कर देते हैं पेशेंट को। दिस इज अ प्रीफर्ड अप्रोच टू रिमूविंग द पेशेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेंटिलेशन। कॉम्प्लिकेशन में ह्यूज लिस्ट, अपर एयर में नेजल ट्रॉमा, 2 convulsions and so on, ठीक है। नेक्स्ट, Alternative mode of mechanical ventilation, dual control, weight to weight, pressure limited, time cycle ventilation, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन, many water ventilator allow the operator to make fine adjustments. अभी कंक्लूजन में ये बोलना चाहता है कि आजकल का अलग अलग मोड्स आते हैं, बहुत सारे मोड्स हैं वेंटिलेटर। मैंने आपको सिर्फ उतना ब्रीफ किया जितना आपको कोविड में जरूरत है, ठीक है। आप अपना
जो डिटेल पढ़ना है तो अपनी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो पढ़िए। न्यूअर मोड क्या है, न्यूरली एडजस्टेड आते हैं जो आपका डायफ्रागमेटिक फ्रेनिक नर्व से थोड़ा कोऑर्डिनेट होता है, उसका पेशेंट को ब्रीथ देना क्या है, इतना फाइन एडजस्टमेंट वाले वेंटिलेटर्स आने लगे। इसके ग्राफिक्स हैं बहुत सारे, ग्राफिक्स का असेसमेंट है, कैसे क्या ग्राफिक्स को पढ़ना है, कब क्या देखना है, तो वो बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये इट्स very important key point to I deliver to you for the effectively use your skill to manage the AID patient। ठीक है, तो ये सपोर्ट करना कैसे काम कर रहा है, प्रेशर दे रहा है और पीप दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है बाइक पी समझ लो। ठीक है, पीएस पीप मतलब इट्स बिहेव लाइक बाइक। पीएस पीप का अपन ने ट्रायल दिया, पेशेंट का एलईजी करवाया, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखा। ठीक है, पेशेंट का रेडियोग्राफिकल भी देखना है हम लोग कि पेशेंट का लंग अंदर से इंप्रूव हुआ है कि AID पिक्चर इंप्रूव हुई कि नहीं। हमको ये पूरे कोऑर्डिनेटेड पैरामीटर्स को एक स्टडी करनी है और हमको उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 30 के नीचे है, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन PaO2 काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया। ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है, पेशेंट का अपना ब्लड पैरामीटर ठीक है, हीमोडायनामिक स्टेबल है। फिर हमने बोला ठीक है भाई वेंटिलेटर भाई अब तो रहने दे, अब तो बस सिर्फ प्रेशर और पीप दे, अब हमारे भाई को काम सिखाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये वही फ्लो है, टाइम ट्रिगर, वॉल्यूम ट्रिगर, फ्लो ट्रिगर। ठीक है, आगे बढ़ो। पीप पीप जैसे मैंने तुमको बताया उस पिक्चर में। ठीक है, अब अपन प्रेशर के साथ पीप भी दे रहे हैं। पीप क्या कर रहा है, एल्वियोलाई को ओपन करके रख रहा है। ठीक है, एल्वियोलाई को ओपन करके रखेगा तो वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छा होगा, वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छा होगा तो PaO2 आपका अच्छा होगा, PaO2 अच्छा होगा, टिश्यू ऑक्सीजनेशन अच्छा होगा। ठीक है, PEEP is a mode of therapy used in conjunction with the mechanical ventilation at the end of mechanical or spontaneous exhalation. PEEP maintain the patient's airway pressure above the atmospheric level by exerting pressure that oppose passive emptying of the lung। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर की जब emptying होगा तो प्रेशर बना के रखेगा ताकि खुले रहे वो, ताकि वेंटिलेशन परफ्यूजन चलता रहे। PEEP therapy can be effective when used in patient with a diffuse lung disease that result in acute decrease in FRC. Applying PEEP increase alveolar pressure and alveolar volume, improve the ventilation perfusion जैसे मैंने बताया, reducing the shunt effect। PEEP therapy may also be effective in improving lung compliance। ठीक है, स्टिफ लंग है, स्टिफ मतलब ARDS के alveolar fill हो गए तो लंग compliance मतलब स्ट्रेचेबिलिटी, कितना स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो वो PEEP क्या करेगा, उसकी लंग compliance भी बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन भी बढ़ाएगा। और एक होता है एल्वियोलर रिक्रूटमेंट मैन्यूवर। ठीक है, वो आगे इसका थोड़ा डिटेल हो सकता है स्लाइड में ना भी हो, उसमें क्या करते हैं एल्वियोलर रिक्रूटमेंट मैन्यूवर में दो चीजें एल्वियोलाई को खोलने के लिए, पीप दे दिया। एक एल्वियोलर रिक्रूटमेंट मैन्यूवर में अपन ने जो प्रेशर है पीएस पीप की बात करी ना, प्रेशर मैंने एकदम कर दिया 60 का 40 का। ठीक है, नॉर्मली PIP पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर 30 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, पर चूंकि एल्वियोलाई कोलैप्स पड़े, मेरे को अब ऑक्सीजनेशन जल्दी चाहिए, मेरे को पेशेंट को जल्दी निकालना बाहर, तो मैंने क्या करा, एल्वियोलर रिक्रूटमेंट चालू कर दिया। कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रेशर बढ़ा दूंगा कुछ सेकंड्स के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, सेकंड्स की बात चल रही है, 40 50 सेकंड का ट्रायल दूंगा प्रेशर बढ़ा ताकि ये जो एल्वियोलाई कोलैप्स पड़े ये सारे खुल जाए सिस्टम। जैसे रिक्रूटमेंट होगा मेरा काम क्या होगा, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाएगा, फिर उसको वापस नॉर्मल प्रेशर पे। तो एक पीप हो गया, एक तुम्हारा एल्वियोलर रिक्रूटमेंट बाय पीप हो गया। अब पल्मोनरी एडिमा भी यदि पेशेंट का मान लो हो जाता है साथ में कोविड के साथ, तो ये पीप तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा को भी दूर कर देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हेन टू विथड्रॉ मीनिंग, जैसे मीनिंग की बात करें कब करें, इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, इंडिकेशन है, वेरियस इंडिकेशन है, 2-3 ट्रायल है, स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल। ठीक है, अब आपने एटीट्यूड अटैच है पेशेंट की, है ना, अब वेंटिलेटर भाई ने PSP भी दे दिया। ठीक है, PSP पे रहेगा, वेंटिलेटर भाई को बोले भाई तेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, तूने बहुत अच्छा काम किया, अब पूरा काम हो गया खत्म। ठीक है, तो वेंटिलेटर भाई को हटा दिया और पेशेंट को TPS पे डाल दिया। सब TPS तो समझते हैं ना, पेशेंट को TPS पर डाला। TPS मतलब पेशेंट ऑलरेडी इंट्यूबेटेड है, TPS मतलब स्ट्रेट ट्यूब है, और वेंटिलेटर भाई को बोले भाई तू साइड में हो जा, तेरे को लगेगा तो हम वापस कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अब तू साइड में रख, पेशेंट को काम करने दे। ठीक है, तो पेशेंट अपना TPS पे खुद अपना रेस्पिरेटरी एफर्ट, टाइडल वॉल्यूम जो भी है कहानी, PaO2 SpO2 की कहानी खुद कर रहा है, वो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग ट्रायल अभी आ गया है। ठीक है, तो कैसे मीनिंग करना है, अननेसेसरी डिले इन द विड्रॉल ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट इंक्रीज द पेशेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ज़्यादा समय तक यदि आपने वेंटिलेटर रखा हो तो वेंटिलेटर के बहुत सारे साइड इफेक्ट है जो हम आगे बढ़ेंगे। प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम द वेंटिलेटर कैन आल्सो बी डिलेड, जल्दी भी निकालना। नो मीनिंग प्रोटोकॉल इज 100% एक्यूरेट द प्रेडिक्टिंग सक्सेसफुल मीनिंग है। अब कोविड में कोई अभी तुम इंडिकेशन देखने आओगे तो हमेशा उलझते रहोगे, तो हमको क्या देखना है, हमको
हमें 4 पैरामीटर देखना है। SIOP का डायल आपने दे दिया बीइंग में, रेस्पिरेटरी रेट देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी रेट 30 से कम होना चाहिए, सिचुएशन आपका ABG में 55 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका हेमोडायनामिक स्टेबल होना चाहिए और न्यूरोलॉजिकल स्टेबल होना चाहिए। 4-5 पैरामीटर ही आपके बीइंग के इंडिकेटर है। आप क्राइटेरिया देखने बैठोगे तो कभी भी नहीं कर पाओगे पेशेंट को। तो डू क्लिनिकली इन कोविड में ऑल ऑफ यू आर कंसल्टेंट, ठीक है, कोई आप पीजी नहीं हो यहाँ पे कोविड में। पर्पस ऑफ लेक्चर इज कि आप अपने डिसीजन ले सको किस मोड पे रखना है, कब पेशेंट को विड्रा करना है, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वही इंडिकेशन है आपके जो रेस्पिरेटरी कोविड में कि आपको ये 4-5 पैरामीटर पे काम करना है। If the rapid shallow breathing index, ठीक है, is less than 105, the patient is likely to be weaned from the mechanical ventilation, ठीक है। रैपिड शैलो ब्रीथिंग इंडेक्स होता है, पेशेंट को DPH पे रखा, 105 से कम है वो, तो आप उसको वीन कर सकते हो। मैं तो बोलता हूँ इसको भी भूल जाओ, इतना तो याद रखिए कि 105 से 107 होना चाहिए। आपको जो 4 पैरामीटर बताए ना, रेस्पिरेटरी रेट का, सैचुरेशन का, ABG का और बाकी जो सपोर्टिंग पैरामीटर, कार्डियक पैरामीटर, हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल स्टेबल, पेशेंट को आप TPH का ट्रायल दे सकते हो, SMB का ट्रायल दे सकते हो। पेशेंट older than 70 years, shallow breathing index of less than 130 may be acceptable. Next. Question for weaning is the process of receiving for patient respiratory failure involving, ये सारे क्वेश्चन है कि कब कब वीन करना है, कैसे करना है। If oxidation adequate with PO2 greater than 60 mm with FiO2 less than 40 and PPAP less ventilator on करना है, ठीक है। Under heavy sedation and muscle relaxation, already discussed. Next. It's a bit difficult to understand in one slide. Next one. आगे असिस्ट कंट्रोल में नहीं मिस्टर दस इस पे दोनों का हमने अब क्या बोला कि भाई थोड़ा काम तू भी कर यार, मैं थक गया हूँ, मैं भी थोड़ी ना करता हूँ, थोड़ा मैं करूँगा थोड़ा तू कर, तेरे काम को मैं सपोर्ट कर दूँ। असिस्ट मतलब जब पेशेंट अपना ट्रिगर देगा स्पॉन्टेनियस वो पेशेंट को ये असिस्ट करेगा दूसरा वेंटिलेटर पर। इनमें टाइटल वॉल्यूम और रेट आर प्रीसेट, ठीक है, टाइटल वॉल्यूम प्रीसेट हम एक बैकअप रेट तो रखते ही हैं कि भाई तू काम कर, तेरे से नहीं होगा तो मैं करूँगा, पर तू करना तो चालू कर, फिर तू सीखेगा कैसे, है ना। तू तो सोया रहेगा, आराम करते रहेगा, मेरे को तेरे को आराम नहीं करवाना है, मेरे को तो फटाफट निकाल के तेरे को घर भेजना है मेरे को, तो काम करना चालू कर, मैं तेरे से नहीं होगा तो मैं सपोर्ट कर दूँगा, असिस्ट कंट्रोल को, ठीक है। तो इन विच टाइटल वॉल्यूम एंड रेट आर प्रीसेट द पेशेंट कैन अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ द ब्रेथ। इन द असिस्ट कंट्रोल मोड द वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज रिड्यूस्ड टू द अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन नीडेड टू ट्रिगर द इंस्पिरेटरी साइकिल ऑफ द मशीन। अब जैसे मान लो पेशेंट ने इंस्पिरेशन चालू करा तो ना, तो उसको असिस्ट कर देगा ताकि वर्क ऑफ ब्रीथिंग मिनिमाइज हो, ठीक है। It may be switched to another option if hypertension or hypercarbia are evident from the first arterial blood vessel, ठीक। आगे अब ये इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन, ठीक है। मशीन ब्रीथ आर डिलीवर एट ए सेट रेट, पेशेंट इज अलाउड टू ब्रीथ spontaneous from either a demand value or continuous flow of gases but not offering any respiratory assistance. Patient capability determine tidal volume spontaneously breathe, some freedom to breathe naturally even other mechanical. अब इसमें क्या हो रहा है, इंटरमिटेंट है, ठीक है। अब ये सिंक्रोनाइज नहीं है। अब जैसे मान लो दो भाई है, अपना भाई ले रहा है रेस्पिरेटरी रेट और एक अपना वेंटिलेटर भाई ले रहा है, तो दोनों अब वेंटिलेटर भाई को मालूम है कि मेरे को 1 मिनट में इतने 12 या 15 का रेट डिलीवर करना है पेशेंट को, ठीक है। अब वो अपना रेस्पिरेटरी जो भाई है वो ले रहा है हमारा 17 या 18 का, तो उससे हमेशा हमको कम रखना है, ठीक है। मैंडेटरी तो ज़्यादा ही जाना है और उसके साथ वो भी। तो इसमें क्या होता है, ये मोड हम यूज़ नहीं कर सकते कोविड में, क्योंकि ये मोड क्या है, आपको पेशेंट का एसिंक्रो नहीं करेगी, क्योंकि वो भाई भी काम कर रहा है, ये भाई भी काम कर रहा है, तो डबल काम हो गया ना। हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, लंग सिस्टम से लंग को आराम देना है, इसलिए ये मोड यूजफुल हमारे कोविड में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोस एंड कॉन्स जो है एसिंक्रोनी, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रैंडम चेंज ऑफ ब्रीथिंग स्टेकिंग, ब्रीथ स्टेकिंग जिसको बोल रहा हूँ ना, कि जैसे मान लो कि वेंटिलेटर भाई ने भी दे दिया, उधर से वो भाई भी कर रहा है, तो ये स्टेकिंग बोलते हैं इसको, ब्रीथ स्टेकिंग हो गया। वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा, एसिंक्रोनी होगा तो डेफिनेटली वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा, ठीक है। रैंडम हाई एयर प्रेशर, वेलोट्रॉमा और वेलोट्रोमा। नेक्स्ट ये सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो इंटरमिटेंट वेंटिलेटरी वेंटिलेशन है उसको अपन ने सिंक्रोनाइज कर दिया पेशेंट की ब्रीदिंग एफर्ट से। अब मैं इसका यूज बताता हूँ आपके कोविड में। सपोज आपने पेशेंट को सीडेट एंड पैरालिसिस कर दिया, ठीक है। आपने कोई सा ही मोटर दिया, मैं तो बोलता हूँ कोई सा ही डालो, चाहे ये डाल दो, ये चाहे आपको जो आपकी इच्छा हो, पर फर्स्ट रूल की रूल क्या है, पेशेंट हैज टू बी सीडेट एंड पैरालिसिस। आपने सीडेट पैरालिसिस कर दिया, आपने सपोज कि कंट्रोल वेंटिलेशन पे डाला पेशेंट को, ठीक है। अभी वेंटिलेटर भाई काम कर रहा है, वेंटिलेटर भाई ने काम किया, उसको
टाइडल वॉल्यूम दिया, रेस्पिरेटरी रेट दिया, पीप दिया, FiO2 दिया, अपने भाई सोए हुए भी, ठीक है, साथ में मेडिसिन चल रही है, हमारा रेमडेसिविर चल रहा है, अपना एंटीबायोटिक्स चल रही है, तो पेशेंट का जो लंग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इम्प्रूव होते हैं। जो ARDS पिक्चर है, पेशेंट सीवियर ARDS में है, सीवियर ARDS से पेशेंट मॉडरेट में आएगा, मॉडरेट से पेशेंट तुम्हारा जो लंग्स है तुम्हारा वो वाला भाई धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। दोनों का जो ARDS के जो डेब्रीज है तुम्हारा, जो स्लज है जो तुम्हारा ARDS का, एल्वियुलर जो फिलिंग है तुम्हारी, वो तुम्हारी फिलिंग धीरे धीरे जा रही है। पेशेंट क्या कर रहा है, लंग्स धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एनेस्थीसिया पीपल सीडेटेड जो मसल रिलैक्सेंट है उसका डोज हम धीरे धीरे कम कर देंगे, है ना। अब भैया तुम बहुत सो गया, थोड़ा तो भी काम कर, ना लंग्स अच्छे हो रहे हो, अब तू भी काम करना चालू कर, तो उसका डोज धीरे धीरे कम करते जाएंगे और हम उसको SIV मोड पर डालेंगे, ठीक है। SIV में वेंटिलेटर भाई अभी भी काम कर रहा है। अब पेशेंट को बोलो भैया तू काम करना चालू कर, मैं कब तक करता रहूँगा तेरा काम, तो वेंटिलेटर भाई भी अपना काम कर रहे हैं और वो भी भाई भी अपना काम कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है जो असिस्टेड और इसमें कि इसमें जो पेशेंट अपनी सांस लेगा, जो भी अपना एफर्ट लगाएगा, उसमें वेंटिलेटर भाई सिंक्रोनाइज होंगे पर वो टाइडल वॉल्यूम और वो इतना जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो वेंटिलेटर भाई का अपना वो है मैंडेटरी ब्रीथ, उसमें वो अपना पूरा जो भी टाइडल वॉल्यूम है, पीप है, वो सारी जो कहानी वो सब चलेगी। तो ये पेशेंट ये मोड डेफिनेटली किसमें काम आता है, वीनिंग में, ठीक है। आपने सीडेट पैरालिसिस कर दिया, पेशेंट आपका 8-10 दिन वेंटिलेटर पे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट को आपने इस पे डाल दिया, पेशेंट ये वीनिंग में काम करेगा आपका, ठीक है। दोनों भाई काम कर रहे हैं, वो साथ में काम करेंगे, सिंक्रोनी है यहाँ पे, तो यहाँ दोनों की फाइटिंग नहीं होगी, यहाँ सिंक्रोनी बनेगी। इसके सपोर्ट और असिस्टेड के सपोर्ट में क्या डिफरेंस है? सिंक्रोनी ये है कि जैसे मान लो पेशेंट का ब्रीदिंग एफर्ट आया तो इस भाई ने भी थोड़ा उसको सपोर्ट कर दिया, अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी करता है मैंडेटरी ब्रीथ का। अब वहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम, जैसे मान लो 5 सेकंड में या 2 सेकंड में उसको देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पेशेंट के एफर्ट के अकॉर्डिंग वेंटिलेटर काम करता है, टाइम रिलेटेड, ठीक है। वो हो सकता है जल्दी दे दे, हो सकता है देर से दे, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनी कराना, दोनों को साथ में चलना है ना। यदि सिंक्रोनी हो तो फिर वही ब्रेथ स्टेकिंग होगी, एसिंक्रोनी होगी, पेशेंट फाइट करेगा। उनको तो वीनिंग करना है ना, पेशेंट को वेंटिलेटर से हटाना है, उनको सिंक्रोनी चाहिए। तो पेशेंट जो वेंटिलेटर भाई इज वेरी स्मार्ट इन दिस मोड, वो क्या करेगा कि जब पेशेंट का एफर्ट आएगा खुद का तो भी देगा, और अपना जो है फिर उसके अकॉर्डिंग वो आगे पीछे मैनेज कर लेगा, ठीक है। दिस इज सिंक्रोनी, ठीक है। Ventilator deliver either patient trigger assisted breath or time trigger ventilatory breath in synchronized fashion, so has to avoid breath stacking, जैसे मैंने आपको बताया। If the patient breathes between ventilatory breath, the ventilator will allow the patient to breathe a normal breath by opening the demand value but not offering any spirit assist, ठीक है, already explained. Okay. If patient does not make an inspiratory effort, then ventilator will deliver a time trigger ventilation, तो मैंने वही वो काम नहीं कर रहा भाई, ये अपना टाइम पे काम करेगा। It allows patient to assume a portion of the ventilated dry meaning is possible, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Later hour का breathing and therefore some may not consider it as initial ventilatory mode, ठीक है। इनिशियल जो मैंने बताया तुमको, तुमने सीधे से इसको डाल के SIV पे डाल दिया, पेशेंट 50 पे ब्रीथ कर रहा है तो पेशेंट फाइट करेगा, पेशेंट लेट अप इन दे, इनिशियल मोड में काम नहीं कर सकता। Cardiopulmonary interaction, negative respiratory pressure generated by spontaneous breathing lead to increased venous return, which theoretically may help cardiac output and function, ठीक है। इसमें वेनस रिटर्न आपका फ्लक्चुएट होता है। ये सिंक्रोनाइज है, बेटर टू एक्सप्लेन, मैं एक ग्राफ बना के बता देता हूँ आप लोगों को। ये चूंकि यहाँ नहीं है ना, यहाँ आना है, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अभी समझ लो ये पेशेंट अपना ब्रीदिंग रहता है, रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। 1 2 3 4 ये टाइम हो गया तुम्हारा, वो भी आपका प्रेशर हो गया, ठीक है। तो पीक प्रेशर हो गया आपका, पेशेंट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये वेंटिलेटर है। पेशेंट जब ले रहा है तो ये तब भाई भी दे देगा, पर अब ये जो है कि विंडो पीरियड बोलते हैं इसको, पेशेंट यहाँ भी ले रहा है पर भाई ने एक फिर ही दिया, क्योंकि इसको मालूम है कि यदि मैंने यहाँ नहीं दिया तो फिर तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। ये फिक्स टाइम, ये जो ये ड्यूरेशन विंडो पीरियड, ये 6 वेरिएबल है यहाँ पे, है ना। ये वेरिएबल है तो ये पेशेंट का सिंक्रोनी मेंटेन है, सिंक्रोनी मेंटेन रहेगी तो पेशेंट को ईज रहेगा
ठीक है, तो मैं खुद के एफर्ट भी है और वेंटिलेटर भाई की भी एफर्ट है, ठीक है। ठीक है आप चलो नेक्स्ट प्रेशर सपोर्ट, ठीक है। अब आपने एसआईएमडी वालों की रीडिंग की बात करना है। आपने क्या करा, फिर से अगेन लेजर की नीला, देन एनआरबीएम, देन एनआईसी, देन एचएफएलओ, देन इंट्यूबेट किया, सीडेट पैरालिसिस किया, मोड आपकी इच्छा, आपको जो रखना, ठीक है। आपने सीडेट पैरालिसिस अच्छे से किया, पेशेंट के लंग्स को टाइम मिला इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अब आपने एसआईएमडी का ट्रायल लिया। एसआईएमडी मतलब पेशेंट के जब लंग्स अच्छे होने लग गए तो पेशेंट का खुद का एफर्ट भी आया, आपने मसल रिलैक्सेंट और जो है सेडेशन को डोज कम करते गए, तो अपन ने एसआईएमडी पे डाल दिया, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब दोनों साथ में काम भी करने लग गए तो फिर अपन अब क्या है, पीएसपी का ट्रायल देते हैं, ठीक है। पीएसपी कुछ नहीं है, ऐसे बाइपेप जैसे ही काम करता है, ठीक है। पीएसपी पे बताता हूँ क्या होता है। प्रेशर और प्रेशर अबव पीप इज द सेटिंग वेरिएबल, नो मैंडेटरी ब्रीथ, मैंडेटरी ब्रीथ खत्म हो गई यहाँ पे। अब सिर्फ पेशेंट काम कर रहा है। वेंटिलेटर भाई ने बोला भैया मैं आराम हो गया मेरा काम, अब तो हो गया बढ़िया, अच्छा अब तू अपना काम कर, मैं बस तेरा से प्रेशर लगा दूंगा पीछे से, बाकी मैं ब्रीथ देना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ वेंटिलेटर भाई ने बिल्कुल काम बंद करना बंद कर दिया, वो अब कोई काम नहीं कर रहा, कोई डायडल वॉल्यूम नहीं दे रहा है, कोई रेट नहीं दे रहा है, कोई उसका वो कोई काम नहीं, सिर्फ एक प्रेशर जैसे बाइपेप में मैंने बताया था ना, सेम लाइक वेंटी बाइपेप क्या वेंटी बाइपेप वो अलग चीज है। वेंटी बाइपेप बोल सकते हैं, वेंटी बाइपेप पीएसपीपी रहता है जो लेटेस्ट बाइपेप आ रहे हैं ना, तो उसमें प्रेशर सेट कर देते हैं अपन और पीप सेट कर देते हैं, वो भी ऐसे बाइपेप काम करता है। अभी कंफ्यूज मत होंगे तो आप पूरा फिक्स कर लोगे। अब वीनिंग समझा देता हूँ पहले। तो वीनिंग में क्या है, एसआईएमडी पे लंग्स काम करने लगा, अब वेंटिलेटर भाई ने बोला कि यार तू काम करने लग गया, तब मैं तो नहीं देने वाला, अब तू ही काम कर। तो उसने बोला यार भाई ने थोड़ा तो सपोर्ट कर दे मेरे को, तो बोले चल ठीक है मैं तेरे को प्रेशर दे देता हूँ, पीप दे देता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ करूँगा। तो अपने वेंटिलेटर भाई ने प्रेशर देना चालू करा और पीप देना चालू करा। ठीक है, पेशेंट एफर्ट डिटरमाइन 6 ऑफ ब्रेथ एंड फ्लो रेट, इट ऑगमेंट स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम, डिक्रीज स्पॉन्टेनियस रेट एंड वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस पे काम करना मतलब पेशेंट जैसा काम करेगा वैसा प्रेशर दे देगा। Use in conjunction with spontaneous breath in any mode of ventilation. No backup ventilation in the event of apnea. Provide pressure support to overcome the increased work of breathing imposed by the disease process. Imposed by the disease process, the endotracheal tube, respiratory wall, and the other mechanical aspects of ventilatory support. Allow for titration of patient effort during breathing. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, अपन ने इस मोड पे डाल दिया पेशेंट को, पेशेंट के खुद के एफर्ट्स आना चालू हो गए, ठीक है। उस एफर्ट्स पे अभी भी पेशेंट अपना जो दूसरा भाई है वो थोड़ा कमजोर है, फिर भाई ने कहा प्रेशर देना चालू करा और पीप देना चालू करा, जिससे थोड़ा उसको आराम मिले। पूरा आराम नहीं है, एफर्ट उसी के है, ये सांस तू लेगा, काम सब तेरे को ही करना है, मैं तो तेरे को एक बार जस्ट मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस देखी है लास्ट ईयर। आप लोग क्या करते हो, इंट्यूबेट करते हो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट है 30 से ऊपर है, 40 के आसपास रेट चल रहा है, 40-45 आपको देखा कि पेशेंट को इंट्यूबेट करना। कई बार मैंने यहाँ देखा पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, आप उसको डाल देते हो, किस कौन से मोड पे डालते हो, मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो कि सबसे ब्लेंडर प्रैक्टिस है। एनेस्थीसिया पीपल विल कोरिलेट, मैं क्या मैं बोलना चाहता हूँ, है ना। आप आया पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 40-50 का रेट है, 60 का है, पेशेंट को आपने इंट्यूबेट करा और उसको एसआईएम में डाला, एसआईएम में डेफिनेटली पेशेंट को मरना है, ठीक है। आपका पेशेंट का रेट कितना चल रहा है, 50 का, 40 का, 50 का, और आपने किस पे डाल दिया, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसआईएमडी, जो रेट फिक्स कर रहे हैं उतना ही वो टाइडल वॉल्यूम फिक्स किया है, एक करके बोलोगे। हां, जो रेट हमने रेस्पिरेटरी रेट फिक्स किया है उस रेट पे टाइडल वॉल्यूम जो हमने फिक्स किया वो डिलीवर करेगा। उसके अलावा जो भी ब्रीथ ले रहा है पेशेंट अपने एफर्ट से, जितनी वो ब्रीथ लेना चाहता है, टाइडल वॉल्यूम चाहता है तो टाइडल वॉल्यूम जाने देगा। अगर मैं 10 किया है रेट और 450 टाइडल वॉल्यूम सेट किया है तो वो 1 मिनट में 10 ब्रीथ को 450 की डालेगा अंदर, और बाकी आपने मान ली 30 ब्रीथ और ली है तो आपकी इच्छा अनुसार जितना पेशेंट ले रहा है और डिलीवर करने में हेल्प करेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन असिस्टेड कंट्रोल वेंटिलेशन एंड एसआईएमडी? तो असिस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हमने 12 ब्रीथ सेट 10 ब्रीथ सेट करी है तो 10 450 भी डालेगा, और अगर पेशेंट ने एक भी ब्रीथ स्पॉन्टेनियस खुद से ली है उस ब्रीथ में टाइडल वॉल्यूम में सेट कर टाइडल वॉल्यूम डिलीवर कर देगा। इसमें वो टाइडल वॉल्यूम डिलीवर नहीं करता वो, ठीक है, एसआईएमडी में डिफरेंस कोई, ठीक है। पर अब आप क्या कर रहे हो, एसआईएमडी में पेशेंट का 50 का ब्रीथ है, 40 का ब्रीथ है, अपने पेशेंट को एसआईएमडी पे डाल दिया इंट्यूबेट। अपन इंट्यूबेट क्यों करते हैं पेशेंट को, सीवियर एआरडीएस से पीएफ रेशियो लेस देन 100,
पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट है 50 आ रहा है, सेचुरेशन उसका विदाउट ऑक्सीजन आ रहा है 60-70, आपको लगा इंट्यूबेट करना है, इंट्यूबेट कर दिया आपने ऐसे बोला, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? एफर्ट बढ़ा रहे। आपको देखो मेरी बात सुनो, वेंटिलेटर क्या है? हमारे पास 2 लंग्स है, तो वेंटिलेटर की बात आती है तो 2 लंग्स काम करते हैं। एक वेंटिलेटर अपने आप में लंग्स है और एक अपने जो नॉर्मल लंग्स है, ठीक है? यहाँ पे 2 लंग्स हैं। अब 2 लोगों को आपस में लड़ाना है ना, साथ में दोस्ती करवा के आगे चलाना है ना? अब वेंटिलेटर लगाई इसलिए है कि ये कमजोर हो गया, कोई लंगड़ा है ना, हैंडीकैप है, तो मैं उसको उठा के ले चलूँ, है ना? और उल्टा मैं उसको दूसरी भी उसकी मैं लेग तोड़ दूँ तो वो तो पूरा ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे 2 लंग्स काम करता है, ठीक है? हमारा काम है उसको सपोर्ट करना। जो एक लंग कॉम्प्रोमाइज है, एक दोस्त ज़्यादा मतलब मजबूर है, वो एक दूसरे दोस्त का पर्पस क्या है कि उसको आप सपोर्ट करो, ठीक है? ना कि उसको फाइट करो। फाइट करोगे तो वो तो ही जो लंग बेचारा कमजोर हो पूरी कमजोर हो जाए, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? बायोलेटरल इन्फिल्ट्रेशन है, बर्लिन क्राइटेरिया बोलता है, लेस देन 100 है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है पेशेंट की, तो वो पेशेंट खुद से नहीं कर पाता, पेशेंट फाइट करता है। फाइट इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट रहेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा, मिनट वेंटिलेशन बढ़ेगा तो आपका PO2 बढ़ेगा, पर उस चक्कर में पेशेंट थक रहा है। आपका क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होने लग जाता है। आपके रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल और आपका डायफ्राम है, वो आपका कंपेंसेट करने के लिए आप काम तो कर रहे हो, है ना? काम करते करते इतना क्योंकि ऑक्सीजन डिलीवर हो नहीं पा रहा, लंग कॉम्प्रोमाइज है, आपकी मसल्स काम के लिए आपका एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होगा तो आपका पीएच, लैक्टिक एसिडोसिस बनेगा, पीएच कम हो जाएगा आपका। पीएच कम होगा तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन हो जाएगा, पेशेंट आपका खत्म हो जाएगा आपका। इसको बोलते हैं पंप फेलियर, ठीक है? तो आपको सबसे पहले यदि इंट्यूबेट करना है, वेंटिलेटर लगाना है, सबसे पहले आपको आराम देना है पेशेंट को। पेशेंट को आराम देने से पर्पस आपकी उसकी मसल्स को आराम देना है, ठीक है? उसके रेस्पिरेटरी सेंटर को आराम देना है, ताकि जो कॉम्प्रोमाइज लंग है, जो इडिमेटियस लंग है, वो इंप्रूव करे। हमारा पर्पस ये है ना? तो आराम देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट को सेडेट और पैरालाइज करेंगे, ठीक है? ये एनेस्थीसिया पीपल बेटर नो हाउ टू सेडेट एंड हाउ टू पैरालाइज। आप पेशेंट को इंट्यूबेट करोगे, इंट्यूबेट करने के बाद पेशेंट को सेडेट एंड पैरालाइज करो, ठीक है? सेडेट करोगे तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर काम नहीं करेगा, पैरालाइज करोगे तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी मसल काम नहीं करेगी, ठीक है? फिर अब आप किसी भी मोड पर डाल दो, मैं तो ये बोलता हूँ, वो जनरल प्रिंसिपल है, अब उसमें मोड की बात ही नहीं करते ना। आप चाहे एसआईएम में डाल दो, चाहे असिस्ट कंट्रोल डाल दो, चाहे मैंडेटरी डाल दो, क्योंकि सब में बैकअप रेट है, सब में वेंटिलेटर में बैकअप रेट काम करता है। यदि आप इफ पेशेंट आपका सेडेट एंड पैरालाइज है, तो आपका जो वेंटिलेटर है कोई सा भी मोड पे है, वो पेशेंट को उतना टाइडल वॉल्यूम या उतना प्रेशर देगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि पेशेंट का नेजल कैन्युला से आते हैं, फिर से नेजल कैन्युला, NRBM, NIBR, HMMC, देन इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन में पेशेंट को सेडेट एंड पैरालाइज करना है, ताकि पेशेंट का जो लंग कॉम्प्रोमाइज है उसको टाइम मिले, वो पेशेंट इंप्रूव होना चालू करे, तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी मसल और सेंटर रिलैक्स रहे, ठीक? पेशेंट फाइट ना करे, ठीक है? आप इसमें वेंटिलेटर के टाइप्स की बात करते हैं। वेंटिलेटर है ना दोस्तों, इतना डिटेल इतना है, मैं आपको एक जनरल आइडिया कैसे करना, प्रैक्टिकल अप्रोच भी बताया। पेशेंट के वेंटिलेटर में 2 टाइप के साइकिल होते हैं, एक वॉल्यूम साइकिल होता है और एक प्रेशर साइकिल होता है, ठीक है? तो कम वॉल्यूम साइकिल देना है, कम प्रेशर साइकिल देना है, ये मैं बताता हूँ आपको। आपने पेशेंट को रखा, कौन सा काम सबसे मोड काम करता है अपने यहाँ पे? वॉल्यूम या प्रेशर? मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ वॉल्यूम कंट्रोल मोड, मैं बोल रहा हूँ मैं तो प्रेशर पे सेट करूँगा। वॉल्यूम ट्रॉमा करा वॉल्यूम ट्रॉमा क्या होगा? जो टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करते हैं लगातार, उससे सर एल्वुलाई रप्चर और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को और बढ़ाते हैं, तो वो भी एल्वुलाई को रप्चर करते हैं। उसके पहले एक बेसिक मैकेनिज्म जो ऑनलाइन है सर, देखो अपन ने 2 वेरिएबल है यहाँ पे, एक वॉल्यूम है और एक प्रेशर है, ठीक है? आपने फिक्स टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया पेशेंट कि मेरे को इतना 6 ml पर kg पर बॉडी प्रेडिक्टिव वेट या 8 ml पर kg, है ना? उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर दिया, वेंटिलेटर को सेटिंग डाल दी, आपने सेट कर दिया कि इतना फिक्स टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को जाना चाहिए, ठीक है? अब उस पेशेंट को उतना टाइडल वॉल्यूम जाने के लिए वेंटिलेटर क्या करेगा? प्रेशर का फ्लक्चुएशन करेगा। हो सकता है उतना टाइडल वॉल्यूम कम प्रेशर पे चले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कम प्रेशर पे काम करे वेंटिलेटर, हम क्यों चाह रहे हैं प्रेशर बढ़ाना,
कम प्रेशर पे हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ताकि लंग और स्ट्रेचेबल है। प्रेशर मतलब प्रेशर कंटिन्यूट है ना, आपका लंग से लेके आपका मास, आपका एटीट्यूड, आपका मास हो गया और वेंटिलेटर, ये पूरा एक प्रेशर कंटिन्यूट है। यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम की कहानी चल रही है, ठीक है। तो अब आपने फिक्स टाइडल वॉल्यूम, सपोज कि आपने 500 का टाइडल वॉल्यूम सेट हो गया आपका, ठीक है। अब उस टाइडल वॉल्यूम को अचीव करने के लिए हो सकता है पेशेंट को प्रेशर कम भी लगे, हो सकता है प्रेशर बहुत ज़्यादा लगे, है ना। यदि मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, बीच में कोई सिक्रीशन हो, या और कोई लंग, यदि मान लो आपका लंग ही कॉम्प्रोमाइज है तो प्रेशर बढ़ेगा ना। तो उस प्रेशर बढ़ने के कारण या उस टाइडल वॉल्यूम को अचीव करने के कारण पूरा सर्किट अपना प्रेशर बढ़ाएगा। हो सकता है 40, 50, 60 तक का प्रेशर चला जाए, और उतना प्रेशर आपके एल्वियोलाई टॉलरेट नहीं कर पाते लोग, ठीक है। दिस वॉल्यूम ट्रॉमा और बेरो ट्रॉमा यू कैन से आपका पूरा उसमें सर्किट फेल हो जाएगा। तो पूरा एटिलेक्टेसिस और ये सब कहानी जो बेरो ट्रॉमा, वॉल्यूम ट्रॉमा, बायो ट्रॉमा, ठीक है। आगे अपन लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन में पढ़ेंगे। तो कोविड में वाले पेशेंट में ऑलरेडी लंग स्ट्रिक है, हम वेंटिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सीवियर एआरडीएस में है। तो बेटर अवॉइड वॉल्यूम कंट्रोल मोड। वॉल्यूम कंट्रोल मोड हमेशा अवॉइड करना, क्योंकि आपने टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया, पेशेंट लंग स्ट्रिक है ना, अंदर तो 5 लीटर इन्फिल्ट्रेशन पर है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब एआरडीएस मतलब क्या, विच इज एडीमेटस लंग। आप एडीमेटस लंग में लंग स्ट्रिक है, प्रेशर ज्यादा है और आपने उसको वॉल्यूम कंट्रोल पर डाल दिया, तो पेशेंट डेफिनेटली एंड अप इन अ ट्रबल। There is a basic principle, we have to think about it and we have to work accordingly, ठीक है। इसलिए हमेशा आप वॉल्यूम कंट्रोल मोड को अवॉइड करो। आपको यदि वहाँ पे कोविड में रखना है पेशेंट को, तो प्रेशर कंट्रोल पे रखो। प्रेशर आपका क्या है, प्रेशर उतना प्रेशर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आप PIP सेट कर रहे हो कि पीक प्रेशर गिरना चाहिए, उसके बाद फिर हम वेंटिलेटर और उसके बाद फिर हम मैनेज करते हैं पेशेंट को ABC देख के कि पेशेंट को कितना, उसमें वो अवॉइड हो जाता है वॉल्यूम ट्रॉमा चीज़, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसमें क्या होता है, जो मैंडेटरी, जैसे आपको ये पता है पेशेंट को सेडेटिव पैरालिसिस कर दिया, आप कोई से ही मोड पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का हमेशा हम यही करते हैं, सर हम कौन से मोड पे डालें पेशेंट को, क्या करें। आपको बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो दूसरे दोस्त का सपोर्ट करना। दूसरा दोस्त सपोर्ट कब करेगा, जब उसको पूरा आराम मिलेगा। आराम कब मिलेगा, जब मसल रिलैक्स होगी, मसल रिलैक्सेंट से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर सेडेशन से। तो प्रॉपर डोज ऑफ सेडेशन, प्रॉपर डोज ऑफ मसल रिलैक्सेंट, यू कैन पुट एनी मोड ऑफ पेशेंट वेंटिलेटर, ठीक है। आप चाहे तो एक्साइड पे डाल दो, चाहे तो आप असिस्ट कंट्रोल पे डाल दो, चाहे तो आप वेंटिलेटर पे डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेक श्योर कि आप वॉल्यूम कंट्रोल पे नहीं डालो। ये दो चीज़ें की प्रिंसिपल है कोविड मैनेजमेंट। बाकी तो आप कोई इतनी डिटेल है, ये बहुत सारी, वेंटिलेटर तो बनाया सभी चीज़ों के लिए ना। हो सकता है पेशेंट ट्रॉमा में आया, हो सकता है कोई और कॉज हो, तो उसको देख के पूरा वेंटिलेटर डिजाइन किया। और हमारा पर्पस अभी क्या है स्किल लैब्स का, कि आपको कोविड में यदि पेशेंट आता है तो आपको कैसे काम करना है। तो हाउ टू सेडेट एंड हाउ टू पैरालाइज बेटर एक्सप्लेन बाय एनेस्थीसिया पीपल। ये लोग आपको बताएंगे कि आपको कैसे करना है पैरालाइज होकर। बाकी जो मैंने मोड बताया आपको, प्रेशर कंट्रोल पर रखना है उसको, तो इसमें 3-4 चीज़ें और होती है। प्रेशर हो गया, आपका रेस्पिरेटरी रेट हो गया, और आपका एक पीक हो गया, ठीक है। हमने मोड की बात नहीं करना, आपका प्रेशर सेडेट एंड पैरालाइज है। आपने उसका एक प्रेशर सेट कर दिया कि 40 का PIP कर दिया और एक पीक सेट कर दिया, ठीक है। पीक सेट कर दिया आपने, मिनिमम एक ARDS नेट प्रोटोकॉल है जो आपका प्रिडिक्टिव बॉडी वेट के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम सेट करके बताता है, और पीप्स के रेशियो के बेस में आपको PO को कितना होना चाहिए, वो एक प्रोटोकॉल में हुआ है, तो आगे पढ़ेंगे हम। तो एक पीक होता है, पीक क्या करता है, तो उससे क्या होता है सर, अगर कोलैप्स नहीं होगी तो जो अगला साइकिल आने वाला है उस साइकिल को सपोर्ट मिलेगा, साइकिल सपोर्ट को, और थोड़ा सा वॉल्यूम है और वो सपोर्ट मिलेगा एयर को भी सरफेक्टेंट यूज करेंगे। एक एल्वेओलाई कोलैप्स पड़ा है और एक एल्वेओलाई खुला पड़ा है। ये तुम्हारा ARDS की पिक्चर है, एल्वेओलाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एल्वेओलाई, ये तुम्हारा यहाँ पे ARDS का जो एडिमेटस पूरा पार्ट है, और आपने जब पीप दिया, यहाँ पे आपने पीप लगा दिया, इसमें इसमें डिफरेंस आता है। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ जो ऑक्सीजन आ रही है वेंटिलेटर से, ठीक है। यहाँ तुम्हारा इंटरस्टिशियम हो गया, ये तुम्हारी कैपिलरी हो गया, तुम्हारा हीमोग्लोबिन आया, तो तुम्हारा पीप क्या करता है, इसको एडिक्वेट खोल के रखता है। तो आपका पीप पे एक टाइट्रेशन होता है, आपको पीप मिनिमम रखना है,
मिनिमम पीप से आपको चाहिए कि कितना आपका PO2 मेंटेन कर रहा है। आप मिनिमम पीप पे आपका PO2 हमारा टारगेट है कि 55 से ज़्यादा होना चाहिए, 55 ये भी चाहिए। यदि आपको 55 से ज़्यादा है PO2 तो आप समझ लो कि आपका अप्रोच सही है, ठीक है। यदि आपको नहीं आता आपने कहा तो आपको भले ही HFNO भी है, बाईपेप भी है, बेटर टू इंट्यूबेट है ना। तो कई लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे काम करते तो इंट्यूबेट करने में बड़ा घबराते थे, और देखा इंट्यूबेट जो वो पेशेंट बचता ही नहीं था। ऐसा नहीं होता, इंट्यूबेशन हम करते पेशेंट के रिलीफ के लिए। मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे क्या करना है, कैसी सेटिंग करनी है। बाईपेप सर हम वेंटिलेटर की बात वेंटिलेटर, हाँ जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फिक्स दे देते हैं। इसमें आप ऑक्सीजन सपोर्ट बाहर से लगाओगे ना तो यूजलेस है, उसमें ऑक्सीजन प्रॉम्प्स के साथ मतलब नेजल कैनुला के साथ यूज तो वही तो किया था हमने, ये मास्क लगाया साइड में लगाया। तो ये जो आपका सील है ये तो खत्म हो गया ना आपका। आपको क्या मेंटेन करना, आप प्रेशर दे रहे हो तो आपको टाइट सील होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ भी अंदर से एंट्री नहीं हो। आपने सील तो खत्म ही कर दी उसकी, और आप उल्टा क्या प्रेशर भी दे रहे हो, क्लास्ट्रोफोबिया भी करा रहे हो, और उसका रेस्पिरेटरी डिस्टेंस वो बढ़ा लो। सर जैसे इसमें ऑक्सीजन पोर्ट भी है कर सर। सकते हैं, कुछ मास्क में नहीं आता है, कुछ में नहीं आता। मैंने देखा था, मैं इसे बताऊँ ना, मैंने जो देखा है यहाँ पे कि लोगों ने साइड से लगाया था यहाँ पे, वो डबल लगाया था, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। वो सर दो प्रकार के ऑक्सीजन इनलेट ये मास्क, जुगाड़ भी चलती है, नॉर्मल मास्क दो अलग कोविड में अलग जुगाड़ वाला काम नहीं चाहिए। प्रोटोकॉल फॉलो करो, यदि हमारे पास है संसाधन तो प्रोटोकॉल फॉलो करो। जुगाड़ का काम फिर हम में और जो फेक में क्या डिफरेंस रह जाए, ठीक है। एंड वी आर लिविंग इन अ टर्शियरी सेंटर, वी शुड हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। जितना हमारे पास है संसाधन उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करो, और अपना चॉइस। मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को बेसिक प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। चलो, इन पेशेंट में सीवियर हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर HFNO की बात कर रहे हैं हम। पार्शियल आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड PF रेशियो लेस देन HFNO अल्टरनेटिव, ठीक है। माइंड भी बोल रहा है HFNO is often better tolerated than oxygen mask due to the enhanced patient comfort, reliable delivery of FiO2 and the potential reduction in the work of breathing. The main use of HFNO is to provide a relatively high FiO2 to patient with severe non-hypercapnic hypoxemic respiratory failure from the medical causes, ठीक है। नॉन हाइपरकेपनिक होना जरूरी है, ठीक है। चलो, as alternative to NIV, जैसे as I told you previously, as alternative to NIV यूज कर सकते हैं अपन। HFNO is unlikely to provide sufficient peak for those who need it and cannot be used for those who require NIV for ventilation in hypercapnic hypoxemic respiratory due to hypoventilation। यदि पेशेंट को साथ में COPD भी है और साथ में निमोनिया उसको कोविड भी हो गया, तो ऐसे पेशेंट में HFNO यूज नहीं करना हमको, ठीक है। उसमें आपका रेस्पिरेटरी क्या बोलते हैं CO2 बढ़ जाता है, ऐसे पेशेंट में पाइपेप भी इम्पोर्टेंट, पाइपेप हेल्पफुल CO2 वॉश आउट के लिए। HFNC वर्सेस हाइपरकेपनिया में तो रेस्पिरेटरी सेंटर तो वो नहीं है, तो उसका वेंटिलेशन तो उतना इफेक्टिव है। तो नेजल कैन्युला हो या बाइपेप हो, बात तो सेम होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछना जा रहा है? हाइपरकेपनिया में CO2 रिटेंशन की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर तो सप्रेस रहेंगे। तो चाहे नेजल कैन्युला हो चाहे बाइपेप नहीं, उसमें बाइपेप से अपन वो जो आईपेप और ईपेप दे रहे हैं ना, तो उसको जो टाइम बाय कर रहे हैं तो वो CO2 पास आउट करने काम आ रहा है ना। CO2 क्या है, दोनों करता है। CO2 आपका जो वेंटिलेटर सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस भी करता है, और CO2 आपको स्टिमुलेंट भी चाहिए। हम यदि CO2 पूरा ही वॉश आउट कर देंगे तो आपकी रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अपन हाई फ्लो उसको नहीं कर सकते, हाइपरकेपनी पूरा रिप्लेस कर देगा वो CO2 को, और आपका CO2 जीरो हो जाएगा तो आपका ड्राइव कैसे आएगी, आ रहे हैं ना समझ में, ठीक है। और आईपेप पर्पस ही है आईपेप और ईपेप का कि आपको प्रेशर ग्रेडियंट बनाना है, उस प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आपको एक उसको टाइमिंग देना है CO2 वॉश आउट होने की, ठीक है। ठीक है, आगे HFNO का यूज जैसे वैसे ही पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर, पोस्ट एक्सट्यूबेशन सपोर्ट, ठीक है। ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Patient who are weaning with tracheostomy may use HFNC. HFNC has also been used for successfully oxygen and hypoxemic patient undergoing fiber optic bronchoscopy, ठीक है। Complication of HFNC include abdominal distension, aspiration and rarely barotrauma. Risk of barotrauma is slightly lower with HFNC than with NIV or mechanical ventilation following anti-TB intubation. Contraindication to HFNC include abnormality or surgery of the face, nose or air fillet preclude and appropriate fitting nasal cannula. Some experts avoid HFNC in those following upper airway surgery to avoid the risk that the high pressure may precipitate mental convolution, ठीक है। ये सारे जो अपार्ट फ्रॉम दूसरा कोविड के अलावा जो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की बात है, कॉम्प्लिकेशन की बात है, ठीक है। क्योंकि अलग से हम मशीन जो हम लगाते हैं सिंपल में, उसमें तो एयर और उसके साथ ह्यूमिडिफायर होती है, उससे कहीं बेटर ही है। हम ह्यूमिडिफायर अलग से लगाते हैं इसमें।
Facilitate to remove airway secretion, avoid airway desaturation and epithelial injury, decrease work of breathing, enhance patient comfort, wash out of nasopharyngeal dead space, improve ventilation and oxygen delivery. ठीक है, हाइट तो है डेफिनेटली, आपका डेड स्पेस नहीं बनेगा यहाँ पे. Positive and expiratory PEEP effect, unload auto PEEP, decrease work of breathing, enhance oxygenation. High nasal flow rate, reliable delivery of fraction of FiO2, improved breathing better, increased tidal volume, decrease. अब यदि सवाल उठता है कि हमारे पास दोनों है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूँ, आपके पास पेशेंट आया, आपने एनाटॉमी में पेशेंट ठीक है, एबीटी करा, पेशेंट का मॉडरेट टू सीवियर एआरडीएस है, आप क्या करेंगे? आपके पास दो चीजें, मॉडरेट एआरडीएस है, एचएफएनओपी और ये है, आप क्या यूज करेंगे? ठीक है, एचएफएनओ यूज करना, एचएफएनओ पेशेंट फिर आप उसका एबीटी कराएंगे, एचएफएनओ कंटिन्यूस चलने देंगे, हर 2 घंटे में आपको पेशेंट एबीटी कराना है और उसके बाद फिर पर डे कराना है. ये आपका पीएओ तो आपका गोल अचीव हो जाता है. कंटिन्यू करना है एचएफएनओ को और धीरे से फिर एचएफएनओ को इंटरमीडिएट करके, जब आप 24 घंटे दे रहे हो तो कम करके धीरे से पेशेंट को एनआरवीएम पे लाना. ये हमारा प्रोटोकॉल है. और यदि एचएफएनओ अवेलेबल नहीं तो हम इधर एमबीबीएस यूज करते हैं और गिव सुपीरियरिटी टू एचएफएनओ. ये एचएफएनओ तो आप एचएफएनओ यूज करते हो, वाईपी यूज नहीं करो. और यदि सीवियर एआरडीएस में पेशेंट का पीएफ रेशियो लेस देन 100 है, हाँ के साइड से कोड लगा के एयर लीक भी कराने हैं, उसको क्लास्ट्रोफोबिया भी कराने और उसका डिस्टेंस बढ़ाना है. कंप्लीटली यूजलेस एंड नॉनसेंस प्रोसीजर. लोगों को ये नहीं पता कि गूगल बाइपेक तो है सर, तो वहाँ उन्हें ये नहीं पता था कि बाइपेक का मेन मकसद क्या है. ठीक है, तो ये इस क्लास का मेन ओरिएंटेशन ये है कि अब आप लोग यदि मान लो सपोज कि कोविड-19 आता है, इस कंडीशन में कि मॉडरेट एंड सीवियर की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग हमको कॉल नहीं करो, यू कैन टेक योर ऑन डिसीजन, यू बिहेव लाइक ए कंसल्टेंट. ओके, यू कैन टेक वर्क फ्रॉम द अदर स्टाफ, बट प्लीज ऐसा नहीं, रश नहीं होना चाहिए. यू डू योर 100% वर्क, इट इज आवर ड्यूटी. ठीक है, तो मेन कॉम्प्लिकेशन इसका जो एयर लीक्स जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, एंड नेजल ड्राइनेस एंड कंजेशन एंड एरोफेजिया एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड फैटिग. एडवांटेज क्या है? कंफर्ट है, पेशेंट कंप्लायंस ठीक है. डिसएडवांटेज गैस लीक है, नेजल ड्राइनेस एंड कंजेशन. नेक्स्ट, गुड सील, मोर इफेक्टिव वेंटिलेशन. Disadvantage already discussed, claustrophobia, patient non-compliance, regurgitation, aspiration, expectoration, and alarm and monitor are necessary. ये सारा उसका डिटेल है आपका. ये 50 मिनट हो गया, इसके वेरियस नेम है, तो आपको मैं आगे डेमोन्स्ट्रेशन में बताऊंगा. चलो आगे कैसे लगाना है, कैसे फिट करना है. नेजल पिलो डिवाइस आर मोर कंफर्टेबल. इसमें 2-3 टाइप के मास्क आते हैं बाइपेक में भी. तो आपका ये जो मास्क है सिंपल है, ये आपका नोज और माउथ कवर कर देगा. तो इसमें पेशेंट को क्या है, क्लास्ट्रोफोबिया बहुत होता है, एक फुल फेस आता है, पूरे फेस पे लगा दिया, वो हमारे पास तो नहीं देखा है. उसमें क्लास्ट्रोफोबिया कॉमन नहीं रहता. इसकी फिटिंग कैसे करना है, जैसे आप लोगों को आती होगी फिटिंग करना सब लोगों को. चलो, ये फुल फेस मास्क, इसमें क्लास्ट्रोफोबिया अनकॉमन है, पेशेंट की टॉलरेबिलिटी अच्छी है, तो ये बेटर, इसका आउटकम अच्छा है. नेक्स्ट, choice of the mask, considering the type of treatment plan and favoring the mask will deliver positive pressures for both the nose and the mouth. Choice of mask कौन सी लगाना है अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मास्क अवेलेबल है हमारे पास और कौन सा नहीं है. हमारे पास यही मास्क अवेलेबल फिलहाल. यदि आपके पास फुल फेस है तो फुल फेस मास्क इज बेस्ट. कई मास्क नेजल भी आते हैं, कई लोगों को क्लास्ट्रोफोबिया होता है तो फुल फेस या नेजल मास्क भी लगा सकते हैं, बट नेजल मास्क में कई बार लीक और इसका प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. नेजल मास्क इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द स्लीप एपनिया पेशेंट. ठीक है, आगे बढ़ो. कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, द नीड ऑफ इमरजेंसी सिम्पटम. कार्डियो रेस्पिरेटरी, कोई भी हो, यदि कार्डियो रेस्पिरेटरी आपके वाइटल से गड़बड़ है तो आप कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं लगाओगे कि जिससे आपका पेशेंट का डिस्कम्फर्ट और बढ़े. डेफिनेटली आपको बीपी कम आ रहा है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल अच्छा नहीं है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ गिविंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन बाइपेक, इमीडिएटली गो डाउन इंट्यूबेशन. इंट्यूबेशन का फर्स्ट गोल्डन रूल ये है कि फ्रेश इंट्यूबेशन कभी भी सक्सेस नहीं होता पेशेंट में. आपको असेस करना पड़ेगा पेशेंट को. पेशेंट हो सकता है कि सीवियर में जाए और हो सकता है ना हो, तो आपको उसको टाइमली इंट्यूबेट यदि करोगे तो यू विल बाय टाइम फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ पेशेंट एंड द इंप्रूविंग ऑफ द डिसीज इन द लंग. ठीक है, तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इन एवरी प्रोसीजर. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आपका बाइपेक में यही होगा कि आपका पैरामीटर फ्लक्चुएट कर रहे हो गड़बड़. रिलेटिव में नॉन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फेलियर, सीवियर एन्केफेलोपैथी, सीवियर अपर जीआई वीक, हेमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, फेशियल और न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, ट्रॉमा, ऑब्स्ट्रक्शन, इनेबिलिटी कोऑपरेट, प्रोटेक्टिव एरर, क्लियर सिक्रीशन हो, ट्रॉमा हो, तो हम कैसे वाले नहीं करते हैं. उसके लिए आपका रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन.
हाई फ्लो नेजल कैन्यूला। अब सवाल आता है कि आपने सबसे पहले कहानी स्टार्ट हुई थी अपने नेजल कैन्यूला से। नेजल कैन्यूला के साथ बाद हम एनआरबीएम कराए थे, एनआरबीएम के बाद हमने एबीजी कराया। एबीजी में हमने देखा कि पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर में है। तो अब एचएफएनओ वर्सेस एनआईवी, ठीक है। अब दोनों में बेस्ट क्या है? एचएफएनओ कर सकते हैं बेस्ट। बाकी ये भी क्या कर रहा है कि एफआईआर टू डिलीवर कर रहा है। तो बेस्ट हम यदि इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर बोले टाइप तो दोनों इक्वली है, ठीक है। ये भी क्या करता है? टाइम बाय ही करता है। यदि स्कार्सिटी आपके पास बाइपेप के साथ एचएफएनओ यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ह्यूमिडिफायर होता है, यहाँ पे ट्यूबिंग होती है, ऑक्सीजन डिवाइस होती है, और ये हाई फ्लो अप टू 60 लीटर पर मिनट पे काम करता है। नियर 99 to 100% एफआईआर दे सकता है, ठीक है। HFNO is a piece of equipment that delivers steady, warm, humidified oxygen at a very high flow rate. ठीक है, ये fixed performance है। पीछे वापस low performance, low flow and high flow. This is a high flow, fixed performance. ठीक है। Patient FiO2 is not depend on the patient respiratory rate कि how it take deep ले रहा है या shallow ले रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये फिक्स मशीन यहाँ से ह्यूमिडिफाई करके इतना लीटर पे देती ही है। आप चाहे पेशेंट कैसा भी रूम एयर ले या ना, ठीक है। तो ये फिक्स है, यहाँ का एफआईआर फिक्स है। एचएफएनओ कैन्यूला इज लाइटर, पेशेंट ऑन एचएफएनओ कैन टॉक, ईट एंड ड्रिंक, ठीक है। ये क्लोज में लगता है, ठीक है। खाना पीना कर सकता है, इसलिए थोड़ा बाइपेप से ये सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है? स्मॉल प्लेएबल नेजल प्रोब है, फिजियोलॉजिकल एंड क्लिनिकल बेनिफिट, एनहांस पेशेंट कंफर्ट, मॉडिफिकेशन। अभी क्या होता है, कई बार हम ऑक्सीडेशन प्रेशर ग्रेडियंट रखना है थोड़ा पीक बनाने के लिए, पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो यू कैन यूज सीपीएप एज ए टाइप में रेस्पिरेटरी पेशेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम टाइट्रेशन कैसे करेंगे? स्टार्ट द आईपीएफ एट 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड द ईपीएफ एट 4 सेंटीमीटर, सेट आईपीएफ मैक्सिमम टाइम 0.15 to 0.25 सेकंड longer than the patient actual respiratory time. IPEP maximum time should not be set longer than 50% of the respiratory cycle. Attach mask to the patient, ensure proper fit and start the machine. Next slide. इंक्रीज आईपीएफ। अब जैसे आपने प्रेशर सेट कर दिया, सपोज 8 का आईपीएफ हाई कर दिया, ये 4 पे कर दिया, ठीक है। वो भी वेंटिव आईपीएफ की बात कर रहा हूँ। आपका पेशेंट को आपको असेस करना है कि आपका पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है, उसका ऑक्सीजनेशन कैसा है, उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, पेशेंट टॉलरेट कर रहा है मास्क को नहीं कर रहा है, उल्टा फाइट करना है, क्या आपका काम है असेस करना। ऐसा नहीं कि आईपीएफ पुट कर दे हम चले गए, जो होगा देखना है। आपको 3 चीज़ देखना है कि आपका यहाँ पे लीक तो नहीं है, दूसरा आपका सेचुरेशन जो आपका मेन गोल है क्या है, PO2 है, ठीक है। PO2 मेन गोल है आपका। PO2 आपको मैक्सिमम 55 से अबव होना चाहिए टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर, और आपका रेस्पिरेटरी रेट बिलो 30, ये हमारा मेन टारगेट है बाइपेप लगाने का। तो यदि वो टारगेट अचीव नहीं होता मिनिमम प्रेशर पर, तो बाय ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रेशर, increase the IPEF to 1 to 2 centimeter of H2O, increment to provide more ventilatory assistance in larger tidal volume, increase EPF in 1 to 2 centimeter to increment to improve the oxygenation और to relieve upper airway obstruction, ठीक है। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ईपीएफ के प्रेशर से रिलीव हो जाएगा। एक पुअर सिंक्रोनाइजेशन ऑकर, चेक फॉर लीक और अल्टर आईपीएफ मैक्सिमम टाइम टू इंप्रूव सिंक्रोनाइजेशन। यूज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन if baseline saturation remain low with appropriate IPEF and EPEF. Supplementally oxygenation is given by only and only ventilator, not for this device. Okay. Do not increase IPEF or EPEF level beyond the patient tolerance. Synchronization. What is synchronization? I will discuss in the ventilator settings. Okay, next slide. Potential indicator of success in non-invasive ventilation. Younger age किस में non-invasive ventilator success होता है? Young age हो, lower acuity of illness हो, able to cooperate, better neurological score, less air leaking intake, dentition, moderate hypercapnia, moderate improve in gas oxygen, hard respiratory loss. ठीक है? तो आपको सारे पैरामीटर असेस करना है बाइपेप बनाने के 2 घंटे। नेक्स्ट स्लाइड। जो कॉमन प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लिकेशन है जो एयर पर एक्सप्रेशन में टाइम कम लगता है ज़्यादा लगता है? पल्मोनरी पीपल एक्सप्रेशन में टाइम ज़्यादा लगता है कम लगता है? कम लगता है सर। अब एज ए सीपीएफ भी यूज कर सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है? प्रेशर के साथ ऑक्सीजन डिलीवरी करना। हम यदि इक्वल प्रेशर पे भी बाइपेप को एज ए सीपीएफ काम कर सकते हैं। कि लोगों के मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि बाइपेप लगाया तो आई और ई का डिफरेंस रखना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। इन कोविड-19 की सिचुएशन बता रहा हूँ, दूसरे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट क्यों बाय व्हाट डू यू नेक्स्ट? सबसे पहले क्या करो आप? क्या असेस करोगे पेशेंट? SpO2 क्या हो? अपार्ट फ्रॉम SpO2 रेस्पिरेटरी रेट respiratory rate, good. Respiratory rate is most important.
क्लिनिकली आपके पास सपोज करो एबीजी नहीं है, आपके पास हो सकता है पल्स ऑक्सीमीटर भी खराब हो गया, ठीक है, आपके पास रेस्पिरेटरी रेट जो है वो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो सजेस्ट करता है कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, ठीक है। एनआरबीएम लगाने के बाद भी पेशेंट का सिचुएशन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो यू मस्ट डू वेरी, इफ यू हैव एबीजी फैसिलिटी यू मस्ट डू एबीजी, एंड इफ एबीजी इज नॉट देयर फ्रॉम द पल्स ऑक्सीमीटर वी जस्ट सजेस्ट कि हाँ पेशेंट इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इन एबीजी व्हाट यू विल यू असेस इन एबीजी, कैसे बताओगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? मेडिसिन पेपर सबसे पहले सर ये चेक करना पड़ेगा पीएच कंपनसेट है अनकंपनसेट है, और अगर कंपनसेट है तो टाइप 1 फेलियर है, एक अवधि में या एसिडोसिस और वो चेक करेंगे व्हाई एसिडोसिस इन ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे और पहले ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारा पर्पस अभी कोविड-19 है। एबीजी में भी मैं जो पूछ रहा हूँ पर्पस कोविड-19, दिस इज स्किल लैब्स, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल लेक्चर। मैं आपको थ्योरी पढ़ाने नहीं आया हूँ, अब अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं, आई नो। मेरा काम है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं आप लोग कि सर ये आप बताओ इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, गलत चीज़ें हो जाती है, उस वजह से कई बार मैंने देखा पेशेंट इंटीमेट हुआ और यहाँ पे रूट हो गया कि पेशेंट मर जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले एबीजी करा, एबीजी में आप देखोगे पीएफ रेशियो, ठीक है, व्हाट इज पीएफ रेशियो, ठीक है, FiO2 which is fraction of oxygen you are giving the patient, ठीक है, every ABG has to be written on FiO2 value and time, this is most important। मैंने देखा ABG करते हैं लोग उसमें FiO2 लिखना भूल जाते हैं, टाइम लिखना भूल जाते हैं। आपको क्या पता है FiO2 कितना चल रहा है? PO2 आया, मान लो उसका PO2 है 55, एट व्हाट अमाउंट ऑफ FiO2 आर गिवन एट दैट टाइम, मुझे ही नहीं पता, तो पीएफ रेशियो कैसे निकालूं? अकॉर्डिंग टू बर्टलिन डेफिनेशन पीएफ रेशियो नॉर्मल शुड बी मोर देन 300 माइल, less than 300 is mild ARDS, and less than 200 is moderate ARDS, and less than 100 is severe ARDS, ठीक है। तो माइल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, माइल्ड में तो सिंपल नेजल कैन्युला से पेशेंट ठीक हो जाएगा। अब आती कहानी मॉडरेट एंड सीवियर की, आपका नेजल कैन्युला पे पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, आपका एनआरबी में पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, पीएफ रेशियो आपका मान लो 200 एंड 100 से नीचे आया, तो यू हैव टू ऑप्शन रेस्पिरेटरी रेट देखोगे पहले आप, रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का कितना है। यदि रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट का अंडर 30 है, अंडर 30 है, ठीक है, मेक श्योर 30 का अंदर यदि रेस्पिरेटरी रेट, तो आप उसको एनआईवी का ट्रायल दे सकते हो, हाई फ्लो का ट्रायल दे सकते हो। एंड एबीजी सजेस्टिंग पीएफ रेशियो इज मॉडरेट ARDS, नॉट सीवियर। इफ सीवियर ARDS आ गया, आपका पीएफ रेशियो लेस देन 100 है, यू शुड गो ऑन द इंट्यूबेशन, है ना, स्पाइट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। हो सकता है रेस्पिरेटरी रेट उसका नहीं आ रहा, पर यदि आपका सीवियर ARDS आया तो आपको इंट्यूबेट, यू हैज टू बी इंट्यूबेट, हैव टू बी इंट्यूबेट, ठीक है। आप आगे में डिस्कस करते हैं। Non-invasive ventilation refer to the delivery of positive pressure ventilation through a non-invasive interface rather than an invasive interface। बेसिकली बाईपेप आप लोगों ने देखा ही होगा था, हमारे पास यहाँ पे दो टाइप्स के बाईपेप हैं। एक आपका जो नॉर्मल बाईपेप मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाइपेप आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। मैंने कई पेशेंटों में देखा कि मैक्सिमम ये बाइपेप चल रहा है, दिस बाइपेप इज रियली कंफर्म। बात ही मॉडरेट के अपना पेशेंट आएगा मॉडरेट में, तो ये अपन आईसीयू की बात कर रहे हैं, पर पेशेंट की बात ही नहीं कर रहे वार्ड में कि घर पे, बिल्कुल नहीं। मॉडरेट एंड सीवियर, माइल्ड में तो सब कोई ट्रीट कर रहा है, एमबीबीएस वाला भी ट्रीट कर देगा, बीएचएमएस वाला भी ट्रीट कर देगा। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट एंड सीवियर, दिस बाइपेप इज रियली हेल्पफुल। What do you think? This pipeline is completely useless. Completely useless. Because NIV, this is an NIV machine, and this is mask, and this is the tubing. Okay, so we are delivering the pressure. Okay, pressure. NIV work as a, suppose patient breathe कर रहा है, ओके, पेशेंट की ब्रीथ को ये सेंस करेगा, देयर इज स्पॉन्टेनियस मोड, स्पॉन्टेनियस पेशेंट डीप ब्रीथ करेगा, उस समय प्रेशर देगा। प्रेशर दो मोड होते हैं प्रेशर के, एक इंस्पिरेटरी प्रेशर होता है और एक एक्सपिरेटरी प्रेशर होता है। ओके, तो इंस्पिरेटरी प्रेशर में आईपीएफ कॉल्ड एज आईपीएफ एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर इज ईपीएफ। डिफरेंस इज पीक। व्हाट इज पीक?
पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है, बताऊँ पीक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब कोविड-19 में क्या है, हम लोगों के मन में आ गया था कि बाइपेप से पेशेंट बहुत जल्दी निकल जाता है, बाइपेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिनी वेंटिलेटर है, बोलो वेंटिलेटर में पेशेंट। बाइपेप एक्चुअली वर्क एज अ प्रेशर सिस्टम है। आपका जो पेशेंट का खुद का एफर्ट होगा उसको जस्ट प्रेशर को ये सपोर्ट करना है, ये अलग से कोई प्रेशर और वॉल्यूम डिलीवर नहीं कर रहा है, ठीक है। यदि पेशेंट ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, यदि मॉडरेट हो या सीवियर में है, वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस का मतलब पेशेंट इज टेकिपनिक, ओके, पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिपनिक, मोर देन 30 रेस्पिरेटरी रेट है, उसको आपको उसको आराम देना है या उल्टा उसका काम बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आपका ए से हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हाई फ्लो नहीं है, तो हम ए से बाइपेप को यूज कर सकते हैं, पर ये बाइपेप भी नहीं, हमारे पास ये वेंटी बाइपेप, ठीक है। हम उसमें भी पेशेंट को हम रिलैक्स नहीं करवा रहे, उसमें पेशेंट को जस्ट हम एक प्रेशर सपोर्ट दे दें ताकि उसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है? डिस्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि लंग की जो कंप्लायंस खत्म हो गया है ना, लंग्स वायलेंटली इन्वॉल्व है, उसका कंप्लायंस खत्म हो गया और उसको डिस्ट्रेस है, हम उसको एलिवेट करना है डिस्ट्रेस को, है ना। तो हम एलिवेट करने के वजह कई बार उसको बढ़ा देते हैं। और मैंने यहाँ देखा वार्ड में आप लोगों ने क्या किया, ये मास्क लगाया और साइड से ऑक्सीजन का कोट लगा दिया। ये मास्क तभी काम करता है जब ये टाइट फिट होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये टाइट फिट नहीं हुआ, प्रेशर तो रिलीज हो गया, पेशेंट ऑलरेडी टेकिपनी के मोर देन 30 का रेस्पिरेटरी रेट चल रहा है एंड यू आर पुटिंग ऑन द ऑक्सीजन कैन्युला फ्रॉम द साइड, सब पेशेंट को मेंटेन कर रहा है बाइपेप, व्हाट द नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, दिस शुड नॉट बी हैपन। आप क्या कर रहे हो, प्रेशर भी हटा दिया, उल्टा आपने एक क्लास्ट्रोफोबिक इक्विपमेंट लगा दिया पेशेंट को, पेशेंट का डिस्टेंस और बढ़ा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? आपका प्रेशर तो जा नहीं रहा, आपने प्रेशर को लीक करा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन पोर्ट लगा के। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि इसका टाइट सील होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आपने साइड से ऑक्सीजन का पोर्ट लगा दिया, वो जो प्रेशर भी डिलीवर नहीं हो रहा, उल्टा आपने एक ऐसी डिवाइस पुट कर दी जिससे पेशेंट को और डिस्ट्रेस बढ़ रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है वो, तो पेशेंट यदि नहीं हो मरता हो तो जल्दी मर जाएगा इसमें। दिस शुड नॉट बी हैपन। 20 बाइपेप इज आइडियल फॉर सच टाइप ऑफ, वो भी ऑप्शनल है कि आपके पास यदि वेंटिलेटर नहीं है, हाइड्रो है, तो आप और टाइम ड्यूरेशन वाई करने के लिए आप ये लगा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वेंटिलेटर देखा ही आपने, उसमें ट्यूबिंग्स होती है और साथ में ऑक्सीजन भी साथ में इसी की सपोर्ट से चलती है, तो आपका प्रेशर लीक नहीं होता है वहाँ पे, और एक इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी प्रेशर जाता है, तो पेशेंट तो ब्रीथ करता है उतने ही रेट पे, पर उसको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है, ठीक है, और उतना एक फिक्स FiO2 जाता है और FiO2 वहाँ से कैलकुलेट भी कर जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बाइपेप इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर द हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। In COPD exacerbation we are doing this baipep is put, oxygen requirement is very low, and on the titration of IPAP and EPAP CO2 is lost off and patient get relief, ठीक है, only for the hypercapnic respiratory failure and sleep apnea patient, when the patient is on the snoring and you know the sleep apnea, you can use as a CPAP this device, and not useful for the type 1 respiratory failure, hypoxemic respiratory failure where this BiPAP machine is completely useless. Please don't do this. चलो, as an traditional positive pressure ventilator, NIV has two primary pressure setting. I already discussed. One pressure setting is used during the inspiratory phase, and the expiratory phase I already discussed. During the inspiratory phase, IPAP known and other positive pressure ventilator device. Are you able to? The IPAP level is similar to the peak airway pressure in the traditional mechanical ventilation. A higher IPAP level would result in a large tidal volume and minute ventilation. The expiratory positive airway pressure is the same as the peak during mechanical ventilation or CPAP during spontaneous breathing. In addition to its ability to improve oxygenation by increasing the functional residual capacity, EPAP also relieve upper airway obstruction with respiratory. I already discussed. Some further discuss in the next slides. Since to benefit of NIV or improvement of PO2 and PSO2, these two parameters can be used at titration endpoint. If ABG results are available, oxygenation and ventilation endpoint can be easily assessed. ठीक है, ABG में आपका PO2, PSO2 का titration हो सकता है. Alternatively, pulse oximeter and tidal capnography may be used for the titration of appropriate IPAP levels. Next. This is जैसा already आपको बताया मैंने, CPAP है, हार्ट ऑफ CPAP का डिवाइस है, adaptive ventilation is useful for the sleep apnea patient, not for the COVID-19. Next slide.
वही बाइपेप जो मैंने आपको बताया कैसा बैकअप रेट होता है क्या है, मेन फंक्शन वही बाइपेप का आपका मेन होता है। नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ एनआईवी, एक्टिव डेक्लोरेशन ऑफ सीओपीडी फॉर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजफुल इंडिकेशन। उसमें आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस कोविड-19 स्किल है। सो नेक्स्ट एक्यूट कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, यहाँ रुकना। अब कई बार क्या होता है कोविड-19 पेशेंट में कार्डियक फेलियर के पेशेंट भी आते हैं साथ में वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा को रोकने के लिए वहाँ पे सम टाइम आप बाइपेप पर यूज़ कर सकते हैं और इंक्रीज प्रेशर यूज़ कर दी, पर फिर भी रिक्वेस्ट बोलूँगा तो वो इन्वेसिव वेंटिलेशन इज बेस्ट फॉर द कार्डियक पल्मोनरी एडिमा। ओके नेक्स्ट, most patient with ARDS require invasive mechanical ventilation. However, we reserve bilevel NIV for the occasional patient with mild ARDS. Again, written over here. ठीक है, बाइपेप का आपका मॉडरेट टू सीवियर में कोई रोल नहीं ज़्यादा, आप पेशेंट का और उल्टा टाइम खराब कर रहे हो, उसको ट्रबल में डाल रहे हो और उसको और क्लास्ट्रोफोबिया करा रहे हो और डिस्ट्रेस करा रहे हो। यदि आपको बाइपेप लगाना है तो वो आप वेंटी बाइपेप लगाइए जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजनेशन डिवाइस हो, ठीक है। निमोनिया में वेरियस ट्रायल्स हुए हैं तो उसमें बोला कि निमोनिया में इतना कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, पर फिर भी हम लगा सकते हैं यदि हमारे पास ज़्यादा वेंटिलेटर की स्कार्सिटी हो या एक्सपोनेंशियल कैनुला नहीं हो तो फिर बाइपेप वी कैन यूज, पर वो भी वेंटी बाइपेप। नेक्स्ट स्लाइड, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट एंड पोस्ट एक्सटुबेशन रेस्पिरेटरी फेलियर एज अ वीनिंग प्रोटोकॉल। पोस्ट एक्सटुबेशन में सीपेप पीप का ट्रायल लेते हैं हम, पीएसपी का एज अ बाइपेप थेरेपी, एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर वी कैन यूज एज अ बाइपेप नॉन इन्वेसिव and chest trauma induced respiratory failure. Non-invasive ventilation जैसा रिक्वेस्ट पे प्रीवियसली डिस्कस COPD हो गया, आपका रिस्ट्रिक्टिव थोरेसिक डिसऑर्डर हो गया, सेंट्रल स्लीप एपनिया ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, ओके नेक्स्ट अब ये प्रोसीजर टू टाइट्रेट, ठीक है। आपने आप वेंटी वाइपर पुट कर दिया वहाँ पे सब, ये वाइपर तो बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। इसलिए आप कभी इसको तो ऐसा नहीं करना है, कई बार देखा आपने यहाँ से लगा दिया सर बोला तो वाइपर कर वो कुछ नहीं है, आपने पेशेंट को और मौत के मुंह में ढके हुए हैं। आप सबसे पहले वेंटी वाइपर लगाएंगे जिसमें ऑलरेडी आपका ऑक्सीजनेशन FiO2 सर ऑक्सीजनेशन सपोर्ट नहीं होता है। कहाँ है इसमें ऑक्सीजनेशन? दिस इज फॉर ओनली दिस पाइपेप इज डिजाइन फॉर द COPD पेशेंट एंड स्लीप एपनिया पेशेंट। वर्क एज पीप, हाँ वर्क एज पीप नहीं, पीप कैसे काम करेगा? पीप भी दे सकते हैं, दोनों में दे सकते हैं ना। सपोज COPD पेशेंट है, मान लो घर पे उसको बार बार एक्सर्बेशन होता है, वी कैन एजुकेट द पेशेंट अबाउट हाउ टू टाइट्रेट डाइपेप, हाउ टू ईपेप, एंड वो हमारे पास ABG कराने आता है, तो उसको बता दें कि इतने प्रेशर का आपको यूज़ करना है, बार बार जो एक्सर्बेशन वाले पेशेंट को मिनिमाइज करता है हॉस्पिटल। और एज ए CPAP काम करता है कि दोनों प्रेशर में सेम कर दूँ, इसमें CPAP मोड भी है, ठीक है। तो उसको मैं स्लीप एपनिया जो स्टोनिंग वाले पेशेंट को एज ए CPAP कर सकता हूँ। दिस इज नॉट योर टॉपिक, दिस इज अवर डोमेन एंड आई एम नॉट गोइंग टू टीच इन डिटेल क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। ओके, तो प्रोसीजर टू टाइट्रेट बाय आपने वो लगा दिया वेंटी वाइपर कोविड वाले पेशेंट को। कहाँ पे पहले नेजल कैनुला पे थे, पेशेंट के नेजल कैनुला पे मेंटेन नहीं करा आपने, एनआरबी पे रखा, एनआरबी पे पेशेंट मेंटेन नहीं करा, वो डायरेक्टली वहाँ पहले ABG कराया आपने। ABG में माइल्ड है तो कुछ नहीं करना आपको, माइल्ड ARDS आपका ऑक्सीजन डिवाइस से ही ठीक हो जाएगा, इधर नेजल कैनुला इधर एनआरबी। If patient end up into the moderate to severe ARDS, you have only two choices: either you put it directly on the ventilator or invasive ventilator. If invasive ventilator is not available, you have to do more choice. Either choose an NIV for giving a time and hyponasal cannula. But this will not augment or reduce the course of disease. Okay. तो सेट स्पॉन्टेनियस मोड ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पॉन्टेनियस मोड पे करना है क्योंकि पेशेंट का जो प्रेशर है डिलीवरी वो आपका ब्रीदिंग एफर्ट को भी चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर को देगा। आइडियल इंस्पिरेटरी साइकिल और एक्सपिरेटरी साइकिल। स्टार्ट है पे मिनिमम प्रेशर पे स्टार्ट करना, हाई पे वेट का रखना और ये 4 का पे गेट क्यों दिया मैंने इसमें 8 और 4 डिफरेंस व्हाई क्यों डिफरेंस होता है? वॉल्यूम रेस्पिरेटरी प्रेशर डेड टाइडल वॉल्यूम रेस्पिरेटरी प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो नहीं मैं बराबर कर दूँ तो ठीक है, प्रेशर के साथ ज़्यादा रहेगा, डेड वॉल्यूम हमने बराबर क्यों नहीं रखा? सीपीएप कैन बी यूज एज इन उसकी बात करें कोविड-19 कैन बी पेशेंट का ऑक्सीजन 5 लीटर पे कर दिया। अब यहाँ मैंने प्रीवियसली देखा कि किसी नर्सिंग स्टाफ ने आया है, कोई रेसिडेंट आया, नेजल कैनुला पे उन्होंने ऑक्सीजन बढ़ा दी।
तो आपको 5 लीटर के ऊपर आपका नेजल कैनुला काम नहीं करेगा। आप ये बिठा लो दिमाग में। आप कोई भी अगली बार यदि भगवान न करे ऐसी कंडीशन है पर यदि सिचुएशन अराइजेस, यू प्लीज यू शुड नॉट इंक्रीज द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेशन। आइदर यू पुट ऑन ए सिंपल फेस मास्क और फेस मास्क विद NRBM और partial rebreathing mask. In COVID-19, we directly from the nasal cannula we put the patient on the NRBM. हमको उसमें NRBM ही देना है, हमको फेस मास्क का ट्रायल नहीं देना है बिल्कुल भी। यहाँ मैंने देखा कई लोगों ने फेस मास्क लगा दिया। फेस मास्क के दो जो डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो ऑक्सीजन लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट को जो FiO2 मिलना चाहिए वो हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं और ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो जैसे ही नेजल कैन्युला का आपको लग रहा है कि 5 लीटर पे भी सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा तो पुट डायरेक्टली ऑन द NRBM। ओके, वी डिस्कस NRBM इन फर्दर स्लाइड्स। Mask with reservoir bag. There is two type: partial rebreathing mask, partial rebreathing reservoir mask, and non-rebreathing reservoir mask, and provide flow between 8 to 15 liter per minute. Next. The partial rebreathing reservoir mask is mask. इसमें क्या होता है, एक रिजर्वायर अटैच होता है और एक फेस मास्क है, इसके नीचे रिजर्वायर है और फेस मास्क और रिजर्वायर के बीच में एक ओपनिंग होती है। जब होता है पेशेंट को आपने ऑक्सीजन दी साथ में, पेशेंट ब्रीथ किया, ब्रीथ करने के साथ साथ क्या होता है कि आपका ये जो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड आपका ट्रेकिया और जो नीचे एल्वेलाई है उसके ऊपर ये जो एरिया है ये तुम्हारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। आपका ऑक्सीजनेशन, आपने ऑक्सीजन दी यहाँ पे तो वो ऑक्सीजन यहीं पर रिजर्वायर के रूप में काम करती है। जब आप एक्सेल करेंगे तो वो रिजर्वायर के साथ साथ वो एयर आपका बैग में आएगी और बैग में आपका मिक्स्ड ऑक्सीजन विथ आपका एक्सपायर्ड एयर जो है वो आपका नेक्स्ट ब्रीथ में एज ए सपोर्टिव FiO2 के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो partial rebreathing may suggest there is a wall when you inhale the oxygenation, the reservoir make the nasopharynx and oropharynx make act as a reservoir, and next breath when you exhale the reservoir contain oxygenation with CO2 comes in the reservoir bag, and from next breath, next inspiration, this reservoir bag as a wall and air and rebreathing air and your oxygenation comes into the mouth in next cycle that increase the FiO2. The mask is a reservoir bag that must remain inflated during both inspiration and expiration. It collects the first part of the patient exhale air. The oxygen flow rate must be maintained at a minimum of 6 liters to ensure that the patient does not rebreathe large amount of exhale air. ठीक है, जैसे मैंने बोला rebreathing है तो मतलब ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए ताकि वो फिर से exhale air को rebreathe नहीं कर ले। The remaining exhale air exit through vents. It is used to deliver oxygen concentration up to 85. हम यूज़ नहीं करते इसका। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज कैन इनहेल रूम एयर फ्लो ओपनिंग इन मास्क इफ ऑक्सीजन सप्लाई ब्रीफली इंटरप्ट। डिसएडवांटेजेस रिक्वायर टाइट सील, ईटिंग एंड टॉकिंग डिफिकल्ट, अनकंफर्टेबल, क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, दिस इज NRBM एंड पार्शियल रीब्रीथिंग दिखने में दोनों सेम ही दिखते हैं। मेन डिफरेंस इज यहाँ पे वन वे वॉल होता है। ये आपका फेस मास्क हो गया, आपका ये रिजर्वायर हो गया और ये वन वे वॉल है। अब जो एज प्रीवियस में जो क्या हो रहा था कि आपकी जो एक्सेलेशन में जो रिजर्वायर से एयर आई, आपका ओरोफेरिंक्स जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस से एयर आई यहाँ पे एक्यूमुलेट होती थी और नेक्स्ट मिनट में ऑक्सीजन के साथ साथ वो फिर नेक्स्ट साइकिल में जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे वन वे वॉल है। आपका जब एक्सेलेशन होगा, आपने यहाँ से इनहेलेशन हुआ, एक्सेलेशन में ये वॉल क्लोज हो जाएगा। ये वॉल क्लोज होकर आपकी एयर यहाँ से जो साइड पोर्ट है यहाँ से आपकी एयर बाहर हो जाएगी। इसमें ओनली 100% ऑक्सीजनेशन रहेगी, तो आपका ये बेटर FiO2 प्रोवाइड कराएगा और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो फ्लो है, जो ऑक्सीजन का वेस्टेज भी कम होगा इसमें, क्योंकि ये एक्ट एज अ रिजर्वायर। आपने ऑक्सीजन का यहाँ एंट्री है और यहाँ पे एक रिजर्वायर के रूप में काम करेगा कि वो अगले नेक्स्ट साइकिल में वो आपका वेस्टेज नहीं होगा उससे। ये हाईएस्ट FiO2 कंसंट्रेशन 60 to 100% करता है फ्लो रेट। इसमें एक मेक श्योर इसमें फ्लो कम नहीं होना चाहिए कभी भी। आपने NRBM लगाया सपोज पेशेंट को और आपने 2 लीटर का फ्लो कर दिया तो वो जो बैग वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, और उल्टा वो आपको पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है ऑक्सीजन जाएगी नहीं है, हो सकता है रूम एयर ही जा रही है। तो प्लीज़ मेक श्योर यदि आप NRBM पे लगते हो तो मिनिमम फ्लो 10 से 15 लीटर का फ्लो जरूरी है टू इनफ्लेट द बैग। ठीक है, कोई भी NRBM लगा के फ्लो कम नहीं करेगा। आप NRBM लगा ही दिए नेजल कैन्युला के बाद ताकि फ्लो ज़्यादा चाहिए, हमको FiO2 ज़्यादा चाहिए। और कोई भी फेस मास्क यूज़ नहीं करेगा जब तक कि NRBM अवेलेबल है। नेजल कैन्युला के बाद रिक्वायरमेंट है डायरेक्टली आप NRBM पे डालो, उसको कोई भी फेस मास्क यूज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का वेस्टेज ही करती है। फेस मास्क सिर्फ हमारे लिए कब है, जब आपके एनेस्थीसिया में
अच्छा पेशेंट को थोड़ा ऑक्सीनेट करना हो या फिर पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ों में जो है उसी वक्त काम आता है वो। बाकी कोविड में फेस मास्क का कोई रोल नहीं है, ठीक है। Advantage of NRBM deliver the highest possible oxygen concentration suitable for patient breathing spontaneously with severe hypoxemia. Disadvantage impractical for long-term OT oxygen therapy. Malfunction can cause CO2 buildup, suffocation, expensive and claustrophobia. सर एनआरबी में 2 वाली वाल्व होती है। क्या वन वे वॉल होता है सिंगल, मास्क और जो बेक के बीच में, तभी नाम है ना नॉन रीब्रीथिंग। रीब्रीथ नहीं कर रहा है वो, बेक से जो एयर है वो रीब्रीथ नहीं कर रहा। उसमें क्या हुआ था, पार्शियल रीब्रीथिंग में वन वे वॉल नहीं था, आपने एक्सेल करी वो एयर बेक में चलेगी और नेक्स्ट साइकिल में ऑक्सीजन के साथ वही एयर वापस आप इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल पार्शियल ब्रीथिंग हैज ऑलरेडी डिस्कस, FiO2 60%, 80% एंड 100%। फ्लो आपको पता है 6 से 10 लीटर पे सिंपल O2 मास्क का यूज़ नहीं करना है अपने को। इसमें हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थोड़ा फ्लो बढ़ा सकते हैं, इसमें 10 लीटर आइडियली एनआरबी 15 लीटर पे काम करता है। आप 15 लीटर पे लगोगे एनआरबी बहुत अच्छा काम करेगा। तो कई बार हमारे पास ऑक्सीजन का कंस्ट्रेंट होता है, हम उसको थोड़ा कम पे करें। प्लीज डू नॉट पुट एनआरबी एट लो फ्लो, ठीक है। Second flow rate must be 5 liter, जैसा I discussed. Prevent the CO2 rebreathing and no one-way valve present for inspired and expired gas. इसमें one-way valve रहता है and इसमें भी जो inspired और expired gas का one-way valve रहता है, ठीक है। ये जो एक फार्मूला है नेजल कैन्युला और ऑटो मास्क और रिजर्वायर का, आपने 1 लीटर पे तो कितना परसेंट FiO2 दे रहा है? अभी आप कितना परसेंट FiO2 दे रहे हैं? 21%। 1 लीटर का 24 जाएगा और 2 लीटर पे 28, 3 लीटर पे एंड सो ऑन। ये फार्मूला है और इसका ऑक्सीजन मास्क और मास्क में रिजर्वायर। अब हाई फ्लो फिक्स परफॉर्मेंस, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस डिलीवर a constant FiO2, therefore referred as a fixed performance devices. These devices allow for a fixed FiO2 by providing very high flow of pure oxygen which exceed the patient minute ventilation sometimes by a factor of 4। ठीक है, इसमें हम हाई फ्लो जैसे प्रीवियसली डिस्कस, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द room air entrainment. It's only depend on the delivery of the FiO2 by the device and cannula. Okay, high flow nasal cannula and Venturi mask. This is a classical example of the high flow system. It is fixed. We are delivering the fixed FiO2. It is not depend on your respiratory rate. It is not depend on how you deep take the breath and how you shallow the taking the breath. Next, this is Venturi mask. शायद आप लोगों ने देखा होगा या नहीं देखा होगा। दिखा दो, हुआ है वेंचुरी मास्क देखा? वेंचुरी मास्क कंसिस्ट ऑफ ए मास्क, a jet nozzle and a entrainment port. Oxygen is delivered under the pressure via the jet nozzle, which could dramatically increase the velocity of the gas. Provide high concentration of oxygen from 24 to 50% at 3 to 15 liter per minute. Venturi mask has interchangeable or adjustable valve that enable the clinician or respiratory therapist to better titrate the FiO2 patient needs। ठीक है, इसमें एक जो है कलर कोडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट पिक्चर है वेरियस टाइप ऑफ वेंचुरी मास्क विद कलर कोडिंग सिस्टम। इसमें एक जो डिवाइस है ये है, यहाँ पे पोर्ट साइज भी होता है और एक एंट्रेनमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये फ्लो बताता है और FiO2 बताता है। आपने इस कलर सपोज ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर 60% तो 50 लीटर पर मिनट पे काम करता है एंड रेड हो गया 40% 10 लीटर पर मिनट, ठीक है। एंड 35% 8 लीटर, जैसे वेरियस कलर कोडिंग सिस्टम ऑलरेडी आती है डिजाइन एंड उसको आप पुट कर दो, इतना FiO2 पेशेंट को जाना ही है। मैक्सिमम 60 नहीं देगा। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं देगा सर अप टू 60% तक काम करेगा सही, और 35 अप टू 35 तक काम करेगा, हाँ। उससे भी कम तक चला सकते हो सब। हाँ, चला सकते हैं, ये मैक्सिमम उसकी लिमिट है, ठीक है। अपने आप शायद वेंचुरी ठीक है। एडवांटेज है इसका डिलीवर मोस्ट प्रिसाइज, जैसे हमको पता है कि इसको इतना ही फायदा होगा, आपको इतना टाइम दी कि हर पेशेंट का हम EVG करें और उसको एक हमको भी यहाँ पे बेसिकली कोविड में इट इज इमरजेंसी पेंडेमिक सिचुएशन, आपके पास जो गाइडलाइन फॉलो करने का टाइम नहीं, आपको जस्ट एक क्लिनिकल आप नॉलेज इतना होना चाहिए कि पेशेंट किधर बिहेव कर रहा है, किस ओर जाएगा, उसके बेस पर ऑक्सीजन डिलीवरी डिसाइड करना है कि हमको इतना FiO2 चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास है नहीं इसका, हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
High flow generator we don't have high flow generator. So next slide. This we'll discuss in the further slide. Okay. ये हाई फ्लो रिजल्ट के मैं आगे डिस्कस करूँगा. ठीक है. ओके. There is a side effect of retrorenal fibroplasia not going to cover. Okay. तो यूज कर रहे हैं तो मान लो रेस्पिरेटर उस वजह से उसका सेचुरेशन है. आपको दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा. सीटी स्कैन का स्कोरिंग और आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. यदि आपका सेचुरेशन रेंज कर रहा है 85 टू 90 के बीच और यदि आपका सिटी का स्कोर लो है तो आप डायरेक्टली नेचुरल कैन्युला का ट्रायल दे सकते हैं. पर मैक्सिमम पे 5 लीटर पे आप 5 लीटर पे ट्रायल दे के देखिए उसका सेचुरेशन कितना आ रहा है. सेचुरेशन उसका 94 से अबव है, इट्स ओके, यू आर इन गुड डायरेक्शन. If saturation is not maintaining up to the 5 liter of nasal cannula, we will further discuss what to do next in subsequent slide. तो सिंपल ऑक्सीजन मास्क जैसे आप लोगों को सब पता है कि इसमें नोज एंड माउथ कवर होता है, जिसमें साइड में एक एक्सहेलेशन एंट्री है और एक एयर एंट्री पोर्ट होता है और नीचे ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट होता है. नेक्स्ट स्लाइड. Technical point of the oxygen mask. It delivers 40 to 60% of oxygen. Flow rate for simple mask range from 5 to 12 liter per minute, which usually requires some room air to be entered via the side ports of the mask to meet the patient's minute ventilatory needs. The flow rate of a simple mask should never be less than 5 liter per minute. Below this level, carbon dioxide will be occur along with an increased resistance to respiration. जो आपका मास्क है, मास्क में आपका साइड में एंट्री होती है जिससे कोई भी जब अपन ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस लगाते हैं उसमें एयर एंट्री भी होती है साथ में ऑक्सीजन के साथ साथ. तो ये 5 लीटर के ऊपर ही काम करता है. 5 लीटर के नीचे यदि आपने मास्क लगा दिया तो ऑक्सीजन तो नहीं जाएगी, उल्टा आपका वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिटेंशन होने लगेगा. ठीक है. पेशेंट CO2 को इनहेल करेगा और वो प्रॉब्लम करेगा. तो मास्क हमेशा 5 लीटर के ऊपर ही काम होता है. नेक्स्ट स्लाइड. एडवांटेज कैन प्रोवाइड इंक्रीज डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फॉर short period of time. The face mask is indicated in patient with nasal irritation or dystaxia. Disadvantages are tight seal required to deliver higher concentration, difficult to keep mask in position over nose and mouth, uncomfortable for patient while eating or talking, and claustrophobia. नहीं हो रहा 3 लीटर कर दो, 4 लीटर कर दो, up to 5 लीटर you can do. 5 लीटर पे आप देखिए कि उसका सेचुरेशन कितना है. यदि उसका सेचुरेशन अबव 94 है तो इट्स ओके कि यू आर एट अ गुड डायरेक्शन एंड योर लंग इज नॉट टू मच कॉम्प्रोमाइज. ओके. तो आपने 5 लीटर का नेजल कैन्युला लगा दिया और उसको एज इट इज रहने दिया. ठीक है. इफ ऑक्सीजन सेचुरेशन इज प्राइमरी. एक पेशेंट आया आपके पास, मान लो यहाँ पे कैजुअलिटी में आपने सेचुरेशन लगा के देखा, पेशेंट का सेचुरेशन बिलो 90 है या 88 है या 85 से लेकर 90 तक का सेचुरेशन है. आपके पास 2 ऑप्शन है. या तो आप नेजल कैन्युला लगा के 5 लीटर पे कर दो उसको फर्स्टली. साथ में आप एक्सेल फ्रॉम ऑक्सीजनेशन. पेशेंट सपोज टेकिंग डीप ब्रीथ, he or she will occur more or more air from the atmosphere along with the oxygenation, so that FiO2 is depend upon the respiratory rate and effort. So that this is the variable performance. It's vary according to their respiratory rate and the efforts. Okay. So the example of the variable performance is nasal cannula, oxygen mask with reservoir airbag. Okay. This is a low flow, and apart from high flow is Venturi mask, high flow nasal cannula, high flow oxygen generator. Why this is fixed performance? Because the state of FiO2, the design and all these things I will discuss in further slide. Between oxygen and delivery and oxygen utilization. Generally, failure in oxygen delivery lead to most instances of tissue hypoxia. We know कि यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगा बॉडी में तो हाइपोक्सिया होगा. ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज से मिलके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है. एटीपी से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हमारा ब्रेन है, हमारी सारी एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ की फंक्शन होती है. डेफिनेटली कोविड में मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन लंग्स हैं. यदि लंग्स धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होंगे तो स्लोली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन वेंटिलेशन, परफ्यूजन नहीं होगा तो डेफिनेटली टिश्यू ऑक्सीजनेशन हैम्पर होगा, जिस वजह से सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैम्पर होगी और हम लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट्स को.
Oxygen delivery is equal to cardiac output into oxygen content of the arterial bed. Cardiac output is mandatory when the oxygen content of arterial bed. CO2 is calculated by the formula as we all of you know 1.34 into hemoglobin concentration into saturation plus 0.07 into PaO2. तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एडिक्वेट होने के लिए इट्स मस्ट बी एडिक्वेट हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कार्डियक फंक्शन शुड बी अप टू द ऑप्टिमम एंड लंग फंक्शन. Oxygenation of tissue oxygenation depend on the mainly three systems. First lungs, second cardiac system, and third is hemoglobin or circulatory system at the normal altitude. I am not talking about high altitude. I am not teach you the theory. I am just providing the skills how to overcome. Next slide. Indication for oxygen therapy. Indication in acute circumstances. There are so many indications apart from the COVID-19. Documented hypoxemia defined as a PO2 below the normal range. Usually PO2 less than 60 mm or SaO2 less than. PO2 is measured by the ABG. Okay? ABG जो हम करते हैं उसमें PO2 मेजर होता है. SaO2 जो हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसमें 90 से नीचे है. Acute care situation in which hypoxemia is suspected, such as respiratory distress, require substantiation of hypoxemia in a reasonable time. Severe trauma, acute MI, low cardiac output, pneumothorax, hypotension. This is not I am going to cover. Just COVID pneumonia and oxygenation. Next. Questionable indication कोई मतलब नहीं है. आगे बढ़िए. जो कि हमारा से लेना देना नहीं. ऑक्सीजन अब मेन पॉइंट आता है कि ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम क्या होता है. हमारे पास बेसिकली 4 ऑप्शन है. या तो नेजल कैन्युला जो आप लोगों ने देखा ही होगा. आफ्टर दैट फेस मास्क आपने वो भी देखा है. एंड देन एनआरबीएम बहुत इसलिए कोविड में सर एनआरबीएम लगा दो. व्हाट इज एनआरबीएम? आई एम गोइंग टू टीच यू. एंड हाई फ्लो नेजल कैन्युला. हाई फ्लो सिस्टम होता है, एक लो फ्लो होता है और एक हाई फ्लो होता है. ठीक है. तो लो फ्लो वेरिएबल परफॉर्मेंस नोन एंड हाई फ्लो इज बोलते हैं फिक्स परफॉर्मेंस. एक्चुअली होता क्या है कि जब नेजल कैन्युला आप लगाते हो आप नॉस्ट्रिल्स में, तो आपके साथ साथ ऑक्सीजनेशन के साथ साथ आप 100% ऑक्सीजनेशन देते हो उसको 1 लीटर से 5 लीटर पर मिनट. कई बार प्रॉब्लम से देखा गया वहाँ पे कि 5 लीटर से भी ज़्यादा का फ्लो स्टार्ट कर देते हैं और ऑक्सीजन वेस्ट होती है. नेजल कैन्युला ओनली वर्क अप टू द 5 लीटर. टेक इट द माइंड, 5 लीटर से ज़्यादा यदि आपको देना है तो ऑक्सीजन कैन्युला का कोई काम नहीं है. 1 to 5 लीटर में ही ऑक्सीजन कैन्युला वर्क. एंड व्हेन यू पुट द ऑक्सीजन कैन्युला ओवर द नॉस्ट्रिल्स, apart from the oxygenation, the room air also entered. It depends on your respiratory rate. Suppose the patient is taking the deep breath. So, apart from oxygenation, the patient taking room air also.